तो नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तालियां एक बार फिर से आप लोग बजा दीजिए अपने लिए, क्योंकि जोश यहाँ पर इससे बना रहेगा। आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। आज हम लोग जयपुर में मौजूद है। जयपुर जो अपनी धरोहर के लिए जानी जाती है, अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, ऐतिहासिक जगह पर आज हम लोग मौजूद है। और यहाँ पर इंडिया डेली लाइव जो एक नया हिंदी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है। हम नए ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कम समय में, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने, मात्र 3 से 4 महीने में ही बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं। और हमने राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। और इसकी वजह है खबरों को लेकर जो हमारा नज़रिया है, जो आगे बढ़ने का हमारा मकसद है और आगे बढ़कर कामयाबी हासिल करने की हमारी जिद है। ये भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इंडिया डेली लाइव कैसे आगे बढ़ रखा है और क्या हमारा भी विजन है। तो खबरों के इसी नज़रिए को और आगे ले जाने के लिए आज हम सभी जयपुर में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जयपुर जो अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है और बहुत ही मशहूर जगह पर आज हम सब मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त देश में राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही पहलुओं पे अगर हम नज़र डालते हैं तो किसी राज्य की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वो आज के समय में राजस्थान है। इसके पीछे की वजह है कि मौजूदा सरकार का वो एजेंडा जिसे नाम दिया गया है सरकार की तरफ से विजन 2030 प्रगति के पथ पर राजस्थान, यानी कि राजस्थान अगले 6 से 7 साल में विकास के पायदान पर कहां खड़ा होने वाला है, इसकी रूपरेखा क्या होने वाली है और अभी से ये तय हो चुका है ये विजन, ये मिशन में कैसे बदलेगा। इसी को समझने के लिए राजस्थान सरकार और इंडिया डेली लाइव के संयुक्त प्रयास से आज हम सब इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं। और एक बार फिर से आप लोग तालियां बजा दीजिए। मैं देख रही हूं कि आप लोग तालियां बजा नहीं रही हैं, तालियां बजाइए ताकि हो जोश इससे बढ़ता रहे। तो आज हम एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विजन 2030 प्रगति के पथ पर राजस्थान, यानी कि प्रगति के पथ पर कितना तैयार है राजस्थान, कितना तैयार होना बाकी है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तमाम यहाँ पर सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो एक एक करके यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ इंडिया डेली लाइव के इस मंच पर। और जैसा कि हमारी परंपरा हमें ये सिखाती है कि हम किसी भी कार्यक्रम की जब शुरुआत करते हैं तो हम परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं और उन्हें याद करते हुए ईश वंदना हम करते हैं। इसी क्रम में दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर विशेष अतिथियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी इंडिया डेली लाइव के आउटपुट हेड नीरज सिंह जी को। निवेदन करूंगी सर आपसे कि आप मंच पर आइए और आपके साथ हमारे जो विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद है, आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप सब मंच पर आइए ताकि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और आप लोग तालियां बजाते रहे। हमारे अतिथि इस वक्त मंच पर आ रहे हैं दीप प्रज्वलन करने के लिए। तालियां यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए, आप लोग तालियां बजाते रहें। इस वक्त सभी अतिथि मंच की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ पर हम सब एक साथ है, क्योंकि राजस्थान सरकार का क्या विजन है 2030 प्रगति के पथ पर राजस्थान, इस पर चर्चा करने के लिए इस चर्चा को हम सब आगे बढ़ाएं। लेकिन इससे पहले परम पिता परमेश्वर को याद करना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए अब यहाँ पर दीप प्रज्वलन होने जा रखा है, जहाँ पर इंडिया डेली लाइव के आउटपुट हेड नीरज सिंह जी और उनके साथ हमारे विशिष्ट अतिथि और साथ में इंडिया डेली लाइव के इनपुट हेड विवेक प्रकाश जी भी यहाँ पर मौजूद है। और अब सभी से मेरा निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन करें, कार्यक्रम की शुरुआत करें और इसे आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का आयोजक इंडिया डेली लाइव है और हम राजस्थान के प्रगति की पथ पर किस तरह से आगे बढ़ रखा है इस पर यहाँ हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझने की भी कोशिश यहाँ पर करते हैं कि इंडिया डेली लाइव का विजन क्या है। इसको हम आप सभी को एक एवी के जरिए समझाते हैं। लेट्स हैव द एवी प्लीज। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ अदिति अवस्थी। दिखाने जा रहे हैं
ऑपरेशन महापा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। छुपी खबर जो परतों में हम वो खोज के लाते हैं, हम न चैन के हामी हम हैं, नफरत के पर काटे हैं। दिल में तिरंगा बसता है, हम राष्ट्रवाद का पाठ पढ़े, जुल्म से दो हाथ करे, जनता के हक की बात करे। की काली रात मिटा लाएंगे सुबह ना पहली। हम हैं इंडिया डेली, 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 हम हैं इंडिया डेली। पाखंड करेंगे खंड खंड, सत्य की अलग जगाएंगे, सब छोड़ के सत्ता धर्म जात, खबरों से भेद मिटाएंगे। खबर न कोई अब होगी जनता के लिए मैं प्रत्युष खरे, मैं अंजनी कुमार सिंह, मैं सुरभि तिवारी, मैं सचिन दूर, मैं चंदन भारद्वाज, मैं सोनिका सिंह। इंडिया डेली, हर दिन राष्ट्र को समर्पित। तो इंडिया डेली का विजन आपने देख लिया है और अब हम अपने कार्यक्रम के केंद्रित विषय की ओर बढ़ते हैं। विजन 2030 प्रगति के पथ पर राजस्थान। और विजन को समझने के लिए मैं मंच पर आज के अपने पैनल को आमंत्रित करना चाहूंगी। सीताराम लांबा जी जो चेयरमैन है यूथ बोर्ड के, सर कृपया आप मंच पर आगे आ जाएं। और इनके साथ ही मैं मंच पर डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा जी जो चेयरमैन है समाज कल्याण विभाग की, मैम कृपया आप भी मंच पर आए और तालियां आप लोग बजाइए। तालियां यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मंत्री जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य मंच पर आ रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और लगातार मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पर अतिथि मंच पर मौजूद है, तालियों के साथ इनका स्वागत करिए, जोश यहाँ पर बढ़ाइए, हौसला अफजाई करिए, क्योंकि आज राजस्थान के विजन पर यहाँ बात होने जा रही है और इस चर्चा को मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं। सीताराम लांबा जो कि चेयरमैन है यूथ बोर्ड की, तालियों में बहुत कमी महसूस कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और हमारे मेहमान डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, उनके लिए भी तालियों में गड़गड़ाहट बहुत कम है। राजस्थान में जोश इस बार कम हो गया क्या चुनाव में? ऐसा लग रहा है जिस तरह से रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है। खैर, मैं शुरुआत करता हूं और बातचीत शुरू करता हूं। सबसे पहले सीताराम लांबा जी, आप चूंकि यूथ बोर्ड के चेयरमैन हैं और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां की सरकार युवा नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या इस नीति में युवाओं के लिए फायदेमंद है और इससे देश के बाकी राज्यों को क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक सकारात्मक शुरुआत और बातचीत के लिए धन्यवाद देता हूं। और जो आपने चर्चा की राजस्थान की युवा नीति की, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक विज़न है और पिछले 5 साल में उन्होंने जिस तरह से काम किया और लगभग 1 साल पहले उन्होंने युवा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते हमें कहा कि राजस्थान के युवाओं को क्या चाहिए, कैसा युवा राजस्थान उनको बनाना है, क्या पॉलिसी उनकी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना है। हमने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पिछले लगभग 1.5 साल से UNFPI और राजस्थान युवा बोर्ड ने हमने हज़ारों युवाओं से, जिसमें वो अलग अलग वर्गों के थे, अलग अलग ज़िलों के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, उनसे बातचीत की और एक खाका तैयार किया कि किस तरह से उनको राजस्थान चाहिए। रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और ओवरऑल एक एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट युवाओं को किस तरह से किस दिशा में जाना चाहते हैं जी, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा हुई। और पिछली 12 अगस्त को, जो कि विश्व युवा दिवस होता है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा जो युवा नीति का डॉक्यूमेंट उनको सौंपा है जी। और उसके आधार पर डॉक्यूमेंट हमने अभी सौंपा है, पर जो सुझाव हमारे पहले हमने दिए बजट के समय भी,
उसके आधार पर राजस्थान आज अलग से युवाओं के मामले में दिखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसी जो युवा नीति का एक सुझाव था कि राजस्थान में युवा कल्याण कोष बनना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर युवा कल्याण कोष बना, और युवा कल्याण कोष में 500 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं को दिए। जी, मैं डॉक्टर अर्चना जी आपसे सवाल लेना चाहूँगा, आप चेयरमैन है समाज कल्याण विभाग की। सबसे बेसिक सवाल, चूंकि आप चुनाव में जा रही हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जा रहे हैं आप लोग, पिछले 5 साल में समाज कल्याण की दिशा में राजस्थान सरकार की तरफ से क्या काम हुए हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर समाज कल्याण की बात करें तो समग्र रूप से सब वर्गों की बात हो गई जी। और यदि राजस्थान सरकार की बात करें तो शायद अगर मैं कहूँ कि वैश्विक तौर पर तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेलफेयर स्टेट के रूप में जिस रूप से राजस्थान सरकार ने काम किया है जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोविड ट्रेजेडी जो हुई, ये एपिडेमिक आया, उसके बाद जितने, और ये एक तरह से ऐसी भयावह स्थिति थी कि उससे पार पाना पूरे वैश्विक तौर पर बहुत मुश्किल था। 2 साल उसमें निकल गए, सरकार को अस्थिर करने की कवायद हो गई। उसके बावजूद यदि जो पॉलिसी सरकार ने दी उसका आकलन हो तो मैं समझती हूँ कि विश्व में नंबर 1 पर हमारा स्टेट आता है। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हमारी सरकार है जी। खुद यूनाइटेड नेशंस ने एक्नॉलेज कर लिया। जब हम फ्री मेडिसिन स्कीम लाए थे तो ये जिज्ञासा का मुद्दा था पूरे विश्व में, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी। उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आ गई, उसको साधुवाद सब जगह से मिल रहा है, क्योंकि लोगों के मन में शंका थी कि आप पॉलिसी तो बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मूर्त रूप दे दिया। और आज देख रहे हैं आप कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स एम्पैनल हुए और उसके साथ कितना अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने जो किया है, जिसको कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों ने तक लिख करके समाचार पत्रों में सराहा, वो है गिग इकॉनमी के लिए वेलफेयर का एक कोष बनाना, उसके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना। और इसके बाद ये कहा गया कि साहब इसको सिर्फ भारत में ही नहीं, कि भारत के राज्यों में नहीं, अन्य देशों में भी इसका रेप्लिका होना चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल इकॉनमी आजकल सबसे ज़्यादा है जी। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता, इससे कि मैंडेट के साथ न्याय होना चाहिए, जनता में विश्वास पैदा होना चाहिए। और यही कारण है कि जब हम फ्री मेडिसिन स्कीम लाए थे तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं लाए थे, जानवरों के लिए भी लाए थे। मैं खुद साक्षी हूँ कि वेस्टमिनिस्टर हॉल में जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो एक अंग्रेज सांसद ने मुझसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद कहा, क्या तुम सचमुच फ्री मेडिसिन स्कीम चलाते हो राजस्थान में? क्योंकि वो लोग हम पर राज करके गए थे, तो इस टोपोग्राफी को लेकर के बड़े उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें थी। तब हमने उनसे कहा कि हम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी चलाते हैं जो वोटर्स नहीं हैं। तो हमारी सरकार ने समग्र रूप से काम किया। अब समाज कल्याण पे यदि फोकस करते हैं जी, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड, जो सबसे बड़ा बोर्ड और जिसको कंसीव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे बड़ा बोर्ड था, फर्स्ट बोर्ड इन इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस बोर्ड को 2017 में बंद कर दिया, ताला लगा दिया नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर। और ये एक ऐसा बोर्ड था जिसमें सारी योजनाएं किसी भी सरकार की हो, वेलफेयर स्कीम्स, इसके थ्रू ही नीचे तक पेनिट्रेशन होता था। इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और उनको वो इसलिए इसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी कि उनको राजनीति का पार्ट भी आ सके और सोशल सर्विस क्या होती है वो भी सीख सके। उस बोर्ड को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया कि नेहरू जी ने कंसीव किया था। और उसके दुष्परिणाम कह सकते हैं, उसकी परिणति ये हुई कि सारे राज्यों में जो इसके एक कोऑर्डिनेशन से काम होता था वो बंद हो गया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बोर्ड को पुनर्जीवित किया, इसे एक तरह से नोटिफिकेशन के माध्यम से जीवित करके जी, और उसका गठन हूबहू वैसे ही किया जैसे केंद्र के तौर पर, केंद्र के समन्वय से होता था। तो मैं समझती हूँ कि हमारे बोर्ड ने उन सारी योजनाओं को रिवाइव करने का काम किया जो समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि साहब ये एक ऐसी पार्टी है जो भारत की वैल्यूज़ को जीवित रखना चाहती है, कल्चरल वैल्यूज़ को। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारी इंस्टीट्यूशन के रूप में फैमिली है। और समाज कल्याण बोर्ड का दायित्व उस समय ये रहा करता था कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स हो ताकि विघटन ना हो परिवारों में। वो सारे सेंटर्स आज बंद हैं। चेयरपर्सन बनते मेरे सामने सबसे बड़ी दुविधा थी कि उनका पेमेंट ड्यू था। इसके अलावा क्रेच जो बनते थे ताकि कामकाजी महिलाओं, लेबर हो, उसके बच्चों के लिए वो सुविधा हो सके। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे सुदूर बाड़मेर जैसलमेर तक, जब स्वयं स्वर्गीय राजीव गांधी जी पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान से जब फायरिंग होती तब भी हमारे प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स वहाँ काम करते थे, छोटे बच्चे, महिलाएं, दमित तबका जो था उन सबके वेलफेयर के लिए। तो हमारे मुख्यमंत्री की सोच ही ऐसी रही कि हमारा जो वेलफेयर है वो हर व्यक्ति को लक्षित होना चाहिए, उस तक पहुँचना चाहिए
और यही कारण है कि सभी समाजों को समान रूप से देखते हुए विभिन्न बोर्डों का गठन किया गया जी। उनको सशक्त बनाया गया, उससे मेंबर्स जो लिए गए वो समाज के प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जी। गया और मैं समझती हूँ समाज कल्याण के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया जा रहा है। जी, आपने समाज कल्याण की बात की, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे और ले लेता हूं। अपने विपक्ष की भी बातचीत की। विपक्ष आरोप लगाता है कि राजस्थान में महिला अपराध चरम पर है, और आपका जवाब ऐसे में क्या होना चाहिए कि महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो राजस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षा चक्र का काम करती हैं? देखिए, मैं विपक्ष की सारे दावे जो है इनको खोखला कहूँगी जी। क्योंकि आप किसी भी जगह चले जाइए इस विश्व में, तो मैं ऐसा नहीं कहती कि अपराध नहीं होते, अपराध होते हैं, घटित होते हैं जी। लेकिन एक गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या होना चाहिए कि उस घटना के घटने के बाद तुरंत न्याय मिल सके, अपराधी पकड़े जाएं, एक्सपीडाइट हो प्रोसेस, इस सब को इंश्योर किया गया। मुझे आज भी याद है कि हमारे यहाँ जब हमारे इलेक्शंस के बाद शायद बाई इलेक्शन था, ऐसे ही कुछ था मुझे, या हो सकता है लोकसभा इलेक्शन हो, तब एक घटना घटी थी जो विपक्ष को पता नहीं थी, वो बाद में उनके संज्ञान में उसको मुद्दा बनाया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको डिफेंसिव मोड में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसका क्या डिफेंस करना है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे और ज़्यादा सजग होकर के कुछ कानून निर्मित करने होंगे। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, उनको न्याय दिलाने के लिए एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया। एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, लेकिन अगर नहीं होता है थाने में तो एसपी को दर्ज करनी होगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए गए। आज यदि कोई घटना घटती है तो इमीडिएट रिड्रेसल होता है। जोधपुर का जो कांड हुआ उसमें सिर्फ 90 मिनट्स में न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा गया, एप्रीहेंड ही नहीं किया, न्याय दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। मुझे आज भी याद है कि पूर्ववर्ती शासन जिसमें महिला मुख्यमंत्री थी, हम खुद विपक्ष मीडिया के इंचार्ज थी मैं उस समय, हमें याद है आज भी कि यूनाइटेड नेशन से शोभपूर्ण टिप्पणी आई। और क्यों आई पता है आपको? क्योंकि प्रतिदिन महिला उत्पीड़न होता था और ऐसा उत्पीड़न था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जूते में पानी डाल करके महिला को पीने के लिए बाध्य किया जाता था, उनको इतना टॉर्चर किया जाता था। तो वो शोभपूर्ण टिप्पणी आई और डायन कह के उस समय तक उनके राज्य में प्रताड़ना थी। आज मुझे कोई ऐसा केस दिखाई नहीं देता। मैं नहीं कहती अपराध बंद हो गए, अपराध कहीं बंद नहीं हुए। जहाँ मानव होगा वहाँ अपराध की प्रवृत्ति होगी, लेकिन अपराध का शमन करना, उसका निदान करना, महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाना, ये काम हमारी सरकार ने किया है। जी, लांबा जी, आपसे युवाओं को लेकर बातचीत हो रही थी और मैंने आपने जवाब में कहा कि युवा कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो क्या दर्शकों को आप ये बताएंगे कि 500 करोड़ रुपए का जो फंड था, ये जो मद है, ये युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कारगर साबित हुआ, युवाओं के लिए कैसे कारगर साबित हुआ और युवाओं को इससे क्या फायदा हुआ राजस्थान के? देखिए, सरकार युवाओं के लिए अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग जो उनके लिए काम कर रही थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके अलावा जब हम लोग घूमे प्रदेश भर में तो ये मांग आई कि उनके जो समग्र विकास के लिए या अलग से जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए एक मांग आई। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए हमें दिए तो उसमें हमने उनको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला 200 करोड़ रुपए वो उनके स्किल डेवलपमेंट पर हम खर्चा करने वाले, जो ऑलरेडी सरकार कर रही है, उसके अलावा ये 200 करोड़ रुपए हमने युवाओं के लिए रखे हैं। उसके अलावा 200 करोड़ इसमें उनकी शिक्षा और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर वर्ग के लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं, युवा हैं, उनकी छात्रवृत्ति और शिक्षा के ऊपर 200 करोड़ जाने वाले हैं। और 100 करोड़ रुपए उनके एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जाने हैं, जिनके अलग अलग जगह कैंप्स लगेंगे, उनको लोगों से मिलना, उनको सीखना, उनका जो कल्चरल और सोशल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इन सब के ज़रिए ये 500 करोड़ उनके ऊपर खर्च किए जाने हैं। और उसके साथ बजट में अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 करोड़ रुपए युवाओं के यूथ फेस्टिवल के लिए उन्होंने दिए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड भी अभी मिला। राजस्थान में राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान सरकार ने हमने ब्लॉक लेवल पर युवाओं से बातचीत शुरू की, उनको वहाँ पर कंपटीशन, उनको मौके दिए, क्योंकि राजस्थान की हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं बहुत ही समृद्ध हैं, पर उनको, हमारे युवाओं को मौके नहीं है, उनको प्रस्तुति के मंच नहीं है। तो हमने ब्लॉक लेवल पर और उसके बाद ज़िला लेवल पर और स्टेट लेवल पर हमने कंपटीशन किए, यूथ फेस्टिवल किया। और वो सच में एक फेस्टिवल था, ये बनाने की हमने कोशिश की। और लगभग हमारे उसमें 2,46,000 हमारे युवाओं ने उसमें रजिस्टर किया। जी, एक और सवाल ये है कि कौशल विकास निगम की ओर से
अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। इससे युवाओं को कितना फ़ायदा हुआ है? कितने युवा स्व उद्यमी होने की दिशा में आगे बढ़े हैं या फिर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कदम बढ़ाया? देखिए, सरकारी नौकरियां अपने लिमिट में है, पर जो सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाया हमारे युवाओं को स्किल्ड करने का, तो आप गांव-गांव में देखिए, हमारी जो ITIs हैं या दूसरी कॉलेज हैं, उनमें सब में हमने अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं को ट्रेन करने का काम शुरू किया है। आप नए स्टार्टअप्स देखिए, कितने सारे युवा लड़के लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं, और जो नए उद्यमी हैं उनको भी इसमें मदद मिल रही है। राजीव अरोड़ा जी हमारे हैं, तो वो भी बताएंगे कि कितने लोन हम इसमें दे रहे हैं, और नए युवाओं को उसमें आगे बढ़ने के हर दिन नए मौके राजस्थान की सरकार दे रही है। युवाओं के ऊपर हम पूरी तरह से फोकस्ड हैं। ठीक है। डॉक्टर अर्चना शर्मा जी, विजन 2030 क्या है? देखिए, विजन 2030 एक इच्छा शक्ति है, एक ऐसे नेतृत्व की जी जो दूरदृष्टा है, जो ये नहीं कह रहे कि हम क्या करेंगे 2030 में, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा विजन होना चाहिए ताकि जो एक डेवलपमेंट होता है वो सतत प्रक्रिया रहे, उसमें भागीदारी जनता की हो और जनता के व्यूज़ उसमें एक तरह से इम्बाइब्ड हो, और यही काम विजन 2030 है। और मैं समझती हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स, समाज के हर वर्ग से संवाद, और संवाद के बाद उनकी क्या इच्छा है उससे पारदर्शिता के साथ संवाद करके उसको इनकलकेट करके और उसको उसमें जोड़ा गया। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा विजन है जो जनता के लिए बनी योजनाओं की प्रक्रिया को जारी रखा जाए, उसमें और क्या अच्छा जोड़ा जा सकता है वो विजन लेकर के काम किया जाए और मिशन मोड में काम किया जाए। और मैं समझती हूँ कि जब सरकार को सिर्फ 3 साल भी नहीं मिले पूरे काम करने के लिए, उसके बावजूद बेहतरीन योजनाएं बन चुकी हैं, उनको धरातल पर उतार दिया गया है, जनता लाभान्वित हो रही है। हम खुद साक्षी हैं कि महंगाई राहत कैंप में जब हम जाते थे तो हम देखते थे कि जनता स्वस्फूर्त होकर, कोई नहीं ला रहा था उनको ये पता था कि जो विभीषिका महंगाई की मोदी सरकार ने छोड़ी, उससे यदि राहत मिलेगी तो इस कैंप के माध्यम से। यदि बीमार को कोई राहत देनी तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उसकी सबसे ज़्यादा जीवनदायिनी लाइफलाइन बन गई थी। लोग कहते हैं कि ये डेडलाइन है, इस पर काम करना है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई डेडलाइन नहीं होती, लाइफलाइंस हैं ये। और लाइफलाइन बनाना, जनता को सशक्त करना, उसे उस चीज़ का भान कराना कि उसका अधिकार है। राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव यूपीए गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट था जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। ये विजन वो विजन है जो राजस्थान की जनता स्वप्न देखती है, चाहे वो खुली आंखों से देखे चाहे बंद आंखों से देखे, लेकिन वो सपना है तो उसे मूर्त रूप देना ये हमारा काम है। और मैं इस विजन को लेकर के मैं समझती हूँ इसने बहुत बड़ी जनजागृति पैदा की, राजस्थान में राजनीति की सकारात्मकता पैदा की है, नेताओं में विश्वास पैदा किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विजन ने हर व्यक्ति को स्टेक होल्डर बनाकर इसमें प्रतिभागी बनाया। लेकिन डॉक्टर अर्चना जी, चुनाव 2023 में हो रहे हैं, राजस्थान में अगला चुनाव 2028 में आएगा, 2030 में भी कुछ होने वाला है या फिर दोनों चुनाव एक साथ इसी बार से लेके चल रहे हैं? मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हर चीज़ चुनावी परिदृश्य से नहीं होती जी। एक मैंडेट आपको मिलता है, आप न्याय करिए उसके साथ। हम मोदी जी की सरकार नहीं है जो इलेक्शन मोड में रहते हैं। आप मुझे बताइए कि आप महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, एक स्पेशल सेशन बुलाते, पोस्ट डेटेड चेक देते हैं आप, और उसकी डेट का कुछ पता नहीं है, और विथ कंटिजेंट ऑन कंडीशंस कि डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें, ये कवायद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती है कि उनको इलेक्शन, उनका पर्सपेक्टिव है, उनका मोटिव है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जनादेश है, जनादेश के साथ न्याय कीजिए, एक विश्वास है जनता का, उसको मूर्त रूप दीजिए। ये फ़र्क है हम में और उनमें। तो लोग इसको लेकर के कुछ भी समझें, कोई भी इसका अर्थ निकालें, लेकिन एक सकारात्मक सोच है, एक विजन है, इसके पीछे एक मिशन है कि राजस्थान प्रगति के पथ पर चले। दूसरे नंबर की इकोनॉमी आज भी है हम देश में, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में नंबर 1 इकोनॉमी हो। हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी टोपोग्राफी हमारी फेवरेबल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उस पर केंद्र का कब्जा होता है। पर हम चाहते हैं कि केंद्र का सहयोग तो मिलना ही चाहिए फेडरल पॉलिटी में, वो नहीं मिल रहा। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि राजस्थान का प्रत्येक नागरिक सशक्त हो, अपनी सारी एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना देश का, ये बेजा ना जाए, इसको एक मार्ग मिल सके, उस मार्ग प्रशस्ति का रास्ता है ये विजन।
और इसको यदि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष ये सोचता है कि कोई अपनी सोच है हमारे स्वार्थ के लिए, तो वो मैं समझती हूँ उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। ये विजन राजस्थान की जनता का विजन है, राजस्थान की जनता के सशक्तिकरण, सबलीकरण और उनको मार्ग प्रशस्त करके उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता है। ठीक है, मैं यही सवाल सीताराम लामा जी से लेता हूँ। सीताराम लामा जी, ये 2030 का क्या लक्ष्य है युवाओं को लेकर? और इससे पहले एक और सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूँ, दोनों सवालों को एक साथ आंसर कीजिएगा। युवाओं के बीच गहलोत सरकार जा रही है, राजस्थान की सरकार जा रही है, तो वो किस रिपोर्ट कार्ड के साथ जा रही है? पहली बात तो विज़न है कि राज्य को हम कैसे और बेहतर बनाएं। जी। और ये शुरुआत जब देश आज़ाद हुआ और जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब से हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी। उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें आगे की तरफ देखना होगा, हमें आगे की योजनाएं बनानी होगी और उसके ऊपर काम करना होगा। और उसी विज़न को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान को हम कहाँ देखना चाहते हैं। 21वीं सदी का सपना राजीव गांधी ने देखा और वो 21वीं सदी का सपना जैसा उन्होंने कहा वैसा आज पूरा भी हो रहा है। तो वैसा ही सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है कि राजस्थान के किसान, राजस्थान के व्यापारी, राजस्थान के युवा, हर एक क्षेत्र जहाँ पर जो राजस्थान के लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो आगे बढ़ने चाहिए। इस विज़न के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने जो एक वेलफेयर स्टेट की बात अर्चना जी ने कही, वो लोक कल्याणकारी राज्य वही है जिसमें लोगों की मर्जी से नीतियां बनती हैं, उनकी मर्जी से हम आगे बढ़ते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों के लिए 2012-13 में एक नीति बनी भूमि अधिग्रहण की। राहुल गांधी जी भट्टा परसोल में पैदल चले, विपरीत परिस्थितियों में चले और वहाँ जाने के बाद उन्होंने लोगों से संवाद किया और भूमि अधिग्रहण का कानून बना। उस कानून ने देश के करोड़ों किसानों को शक्ति दी, एक भी किसान उसके खिलाफ नहीं बोला कभी भी। वैसे ही 3 कानून नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसानों से बातचीत किए इस देश में वो उन्होंने लागू किए और उनको घुटने टेकने पड़े, वापस लेने पड़े। तो इस तरह लोक कल्याणकारी राज्य में आपको लोगों की जन भावनाओं के अनुसार आगे बढ़ना है। तो यही एक विजन और सोच लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे चलें कि 2030 में वो कैसा राजस्थान देखना चाहते हैं, कि युवा कैसा राजस्थान देखना चाहता है। और उस कदम में जो आपने कहा कि अभी हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2022-23 का जो बजट था राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, वो बजट उन्होंने राजस्थान के किसानों को समर्पित किया। 28 जून 2022 को जो युवाओं के लिए एक भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसका नाम था राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर, जो कि विधानसभा के एकदम सामने है। उस भवन का शिलान्यास करते हुए, और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि वो 1 साल में बनकर तैयार भी है और उसका लोकार्पण भी हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं को दिया। उसमें उन्होंने कहा कि युवा बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते कि मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं कि आने वाला जो बजट है, मेरी मंशा है कि मैं युवाओं को समर्पित करूं। तो ना सिर्फ उन्होंने कहा, हमने सुझाव दिए, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा, हमने सुझाव दिए, युवा बोर्ड के जो साथियों ने राजस्थान भर में चर्चाएं की, बातचीत की, और जो बजट आया 2023-24 का, वो उसको अगर मूल रूप से अपन देखें तो वो राजस्थान के युवाओं को पूरी तरह से समर्पित था। ठीक है। राजस्थान, एक चीज और मैं जरूर कहना चाहता हूं, आपने कहा कि क्या लेकर जाएंगे। इन जो देश में रोजगार की विपरीत परिस्थितियां हैं, डीमोनेटाइजेशन, जो हमारी बिना सोचे समझे जीएसटी लगाई, फिर कोविड, इसमें जो मिसमैनेजमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना खराबा करना था किया, उसके बावजूद राजस्थान देश का पहला राज्य ऐसा है जिसने 4 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं के सामने पेश की। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको लेकर हम जाने वाले। चूंकि चुनावी मौसम है तो मैं एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ले लूं, और मैं आपसे भी उसी से जुड़ा छोटा सवाल लूंगा। सीताराम लामा जी, मुझे ये जल्दी से बता दीजिए कि इस बार के मैनिफेस्टो में युवाओं को आप क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? देखिए, मैनिफेस्टो तो आएगा जब पता चलेगा, इसलिए अंदर की बात पूछ रहा हूं। मैं ये जरूर कहता हूं कि जो विजन 2030 में युवाओं की अपेक्षाएं हैं
उनको पूरा करते हुए इस बार का हमारा मैनिफेस्टो आएगा। ठीक है मैम, आपका क्या जवाब होगा इस पर? मैनिफेस्टो का जो एक स्वरूप होना चाहिए वो तो हमारे विजन 2030 के माध्यम से अभिलक्षित हो ही आया जी। लेकिन मैं समझती हूँ कि हाल ही में जब 2030 विजन का जो डॉक्यूमेंट हम प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री जी जनता के सामने, उसमें स्पष्ट था कि हर वर्ग के लिए जी उस तरह की योजनाएं और आने वाली हैं जो हम आज भी काम कर रहे हैं। 90% रिबेट दे दिया महिलाओं को ट्रांसपोर्ट में, इसके अलावा युवाओं गिग इकोनॉमी वालों को 5,000 का सेफ्टी नेट दे दिया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि समाज में जनता अपने आप को सशक्त महसूस करे। हमारा मैनिफेस्टो समाज के हर वर्ग को समग्र रूप से लक्षित होगा और सबके सशक्तिकरण का काम करेगा। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चना जी और सीताराम लामा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि लोकतंत्र है हमारे देश में, हर राज्य में चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरती है, तो विजन 2030 पर जनता कितना मुहर लगाती है हम जनता पर छोड़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बेहद महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा की। लेकिन मैं आप दोनों अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आप दोनों मंच पर ही मौजूद रहे और इसके साथ ही मैं इंडिया डेली के आउटपुट हेड नीरज सिंह जी से निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आए और मंच पर आकर के हमारे माननीय पैनल को सम्मानित करके इस मंच का मान बढ़ाएं। आप सभी का। और इस बीच आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर भंवरलाल बैरवा जी मौजूद है, राजीव अरोड़ा जी मौजूद है, धर्मेंद्र राठौर जी मौजूद है। आप सभी का स्वागत है इंडिया डे लाइव के इस मंच पर। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आदरणीय भंवरलाल बैरवा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को के है डायरेक्टर है। आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप मंच पर आइए और इंडिया डे लाइव के इस मंच के जरिए आप अपने विचारों को आगे साझा करिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मान्य हमारे मैडम गए समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा अर्चना शर्मा जी, युवा बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय लांबा जी, हमारे बीच उपस्थित राजीव अरोड़ा साहब, सभी उपस्थित यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए संभागीगण, हमारे इंडिया डेली लाइव न्यूज़ चैनल के सभी पदाधिकारीगण, सभी का आज की इस कॉन्क्लेव में मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में स्वागत करता हूं। आज का इस कॉन्क्लेव का जो विषय राजस्थान विजन 2030 रखा गया है, इस पे हम विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मिशन 2030 के बारे में अभी हमारे पूर्व जो प्रवक्ता थे उन्होंने कुछ संक्षिप्त में जानकारी दी। मैं जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जो प्रयास किए गए, इस मिशन के पीछे राज्य सरकार का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो राज्य सरकार का इस जो हमारी कार्यकाल रहा इस राज्य सरकार का, उसमें ये जो विजन की बात कहाँ से पैदा हुई उसके बारे में मैं आप सब लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे
राज्य सरकार का एक तरह से जो काम करने का एक मुख्य जो एक तरह से उद्देश्य है या एक रणनीति जो होती है, वो एक हमारी बजट घोषणाएं जो होती है उनमें समाहित होती है। जब जब भी सरकार को जनता के लिए, विकास के लिए काम करने होते हैं, उनको एक तरह से हम किस तरह कर पाएंगे उसका एक रोड मैप तैयार करता है। और रोड मैप जो है हमारी एक बजट घोषणाएं होती है हर साल, उनमें वो छिपा हुआ होता है। और बजट घोषणाओं के अकॉर्डिंग हमारे सरकार के सारे विभाग, सारे सेक्टर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सबके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा। अभी जो हमारी सरकार है, जब से सरकार बनी, इस चालू वर्ष तक लगभग 4100 के लगभग हमारी बजट घोषणाएं इस सरकार में हुई। और अगर हम उसकी क्रियान्विति की बात करें तो लगभग 3500 से ज़्यादा बजट घोषणाएं ऐसी हुई जिन पे हमने अलग अलग विभागों के माध्यम से या जो भी हमारे उस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संबंधित डिपार्टमेंट था उनके माध्यम से उनको हमने इम्प्लीमेंट किया। और लगभग जो है 85% जो हमारी बजट घोषणाएं थी वो हमने पूरी की, सरकार ने पूरी की। तो ये अपने आप में एक सरकार की निष्ठा का द्योतक है कि हम जो बात कहते हैं, जो घोषणा करते हैं, उनको पूरा करने की बात रखते हैं। तो ये राज्य सरकार के प्रयास इस ओर जो है काफ़ी मतलब हमारे जो हम जो एक तरह से कमिटमेंट करते हैं उसको शो करते हैं। विजन 2030 जब बनाने की बात आई, उसमें मुख्य रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो उद्देश्य था ये है कि भी हम विकास की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हमारा जो राज्य है, राजस्थान राज्य है, वो देश में नंबर 1 राज्य हो, ऐसी हमारी सोच है। और उस सोच को ध्यान में रखते हुए 2030 तक का जो है एक विजन तैयार करने का एक शुरुआत की गई। इस विजन को तैयार करने में सर्वप्रथम हम कौन कौन से सेक्टर पे बात करेंगे, कौन कौन सेक्टर को विकास करने की बात करेंगे, 2030 में कौन सा सेक्टर में आज हम कहाँ पर है और 2030 में कहाँ पहुँच जाएंगे, इस पर गहन चर्चा हुई। और हमारे लगभग जो 50 विभाग है जो सीधा किसी न किसी रूप से डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको 14 सेक्टर में विभक्त किया गया। और 14 सेक्टर बना के और फिर जो है अलग अलग सेक्टर का को विजन बनाने का काम आवंटित किया गया। और वो 14 सेक्टर के जो विभाग हैं, जो उस 14 सेक्टर से संबंधित जो स्टेक होल्डर्स है, उनसे फिर अलग अलग सुझाव मांगे गए। सुझाव में कोई भी छोटा बड़ा नहीं रखा गया, चाहे बिल्कुल नीचे से नीचे आदमी हमारा, चाहे से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या ऊपर का ऊपर कोई भी IAS ऑफिसर है, कोई बड़ा ऑफिसर है या कोई बड़ा जनप्रतिनिधि है, सबको जो है सुझाव देने का मौका दिया गया। और आप सबको ये जानकारी होगी कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है इस विजन के लिए सुझाव दिए। हमारे यहाँ सरकारी स्तर पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, उसको नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया। और प्लानिंग डिपार्टमेंट के तहत ही जो हमारा इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, जिसका मैं हेड हूँ, उसमें लगभग हमने 200 जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, उनकी अलग अलग टीमें बना के और डेली जो हमारे पास सुझाव आ रहे थे, पोर्टल के माध्यम से सुझाव आ रहे थे, उनका हमने दिखवाया, उनका अध्ययन करवाया। और उनमें से जो चीज़ हमारे को इम्पोर्टेंट लगी, जो चीज़ उस सेक्टर से संबंधित, कई लोगों ने जनरल मतलब वे में सुझाव दिए, उनको हमने सेक्टर वाइज बांट के और उनको अलग अलग सेक्टर में शामिल किया। और इस तरह से 14 सेक्टर का जो है हमारा एक विजन जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। इस तरह से बहुत ही लंबी मतलब एक्सरसाइज के बाद ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसमें हम चूँकि अभी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन जो 14 सेक्टर है उनका अगर आप सब लोगों को हम ये जो है ऑनलाइन भी ये आपका हमारा जो विजन है डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध होगा, हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगा। तो आप लोग
वेबसाइट के माध्यम से उसको खोल के देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे विभागों को, जनप्रतिनिधियों को उसकी कॉपियाँ भी एब्स्ट्रैक्ट के रूप में भिजवाएंगे। तो अलग अलग सेक्टर का आपको पता लगेगा कि आज हमारा राज्य, हम एजुकेशन की बात करें तो आज हमारा एजुकेशन में हम कहाँ हैं और 2030 में कहाँ जाएंगे, और 2030 में जो हमने टारगेट रखा उस पर पहुँचने के लिए हमारी क्या रणनीति होगी। ये सारी चीज़ों को हमने अलग अलग सेक्टर का जो है इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया है। तो जब भी हम थोड़ा, आप लोगों में से जो भी इसके अध्ययन के लिए लोग इच्छुक हैं, आप पढ़ेंगे, आप लोगों को निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि ये विजन जो है जनता के सुझावों को शामिल करते हुए बनाया गया है। जनता के लोग क्या चाह रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग क्या चाह रहे हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो है इसमें भाग लिया, उनकी क्या इच्छाएं, वो हमारे राज्य को 2030 में किस तरह का विकसित राज्य देखना चाहते हैं, ये सब भावनाओं को शामिल करते हुए हमने ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। और आपको सबको विदित है कि अभी 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस विजन को जो है इसकी लॉन्चिंग की गई और ये आप सब जनता को समर्पित किया गया। तो इस तरह से एक बहुत ही व्यवस्थित जो है रणनीति अपनाते हुए इस विजन को तैयार किया गया है। और हमें आशा करते हैं कि ये विजन जो है हमारे राज्य के विकास के लिए अच्छा साबित होगा। और जो अपेक्षाएं इस विजन को बनाने के लिए हमने रखी है, सरकार ने रखी है, वो अपेक्षाएं पूरी करते हुए हम 2030 में राजस्थान जो है हमारा पूरे भारत में विकास की दृष्टि से नंबर 1 पर राज्य होगा। इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया है। तो जब भी हम थोड़ा, आप लोगों में से जो भी इसके अध्ययन के लिए लोग इच्छुक हैं, आप पढ़ेंगे, आप लोगों को निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि ये विजन जो है जनता के सुझावों को शामिल करते हुए बनाया गया है। जनता के लोग क्या चाह रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग क्या चाह रहे हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो है इसमें भाग लिया, उनकी क्या इच्छाएं, वो हमारे राज्य को 2030 में किस तरह का विकसित राज्य देखना चाहते हैं, ये सब भावनाओं को शामिल करते हुए हमने ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। और आपको सबको विदित है कि अभी 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस विजन को जो है इसकी लॉन्चिंग की गई और ये आप सब जनता को समर्पित किया गया। तो इस तरह से एक बहुत ही व्यवस्थित जो है रणनीति अपनाते हुए इस विजन को तैयार किया गया है। और हमें आशा करते हैं कि ये विजन जो है हमारे राज्य के विकास के लिए अच्छा साबित होगा। और जो अपेक्षाएं इस विजन को बनाने के लिए हमने रखी है, सरकार ने रखी है, वो अपेक्षाएं पूरी करते हुए हम 2030 में राजस्थान जो है हमारा पूरे भारत में विकास की दृष्टि से नंबर 1 पर राज्य होगा, ऐसी सभी की भावना इस विजन में छिपी हुई है। और मैं यहाँ जो हमारा इंडिया न्यूज़ चैनल के, इंडिया डेली न्यूज़ चैनल के जो साथी हैं जिन्होंने ये कॉन्क्लेव रखा, इतने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया, मैं पुनः एक बार इनको धन्यवाद देता हुआ सभी का स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों को साझा किया और अपने जो आपके शब्द है वो अपने इंडिया डे लाइव के मंच पर यहाँ पर सभी के सामने आपने साझा किया। और मैं निवेदन करना चाहूँगी, आप कृपया करके मंच पर मौजूद रहें। और साथ ही इंडिया डे लाइव के इनपुट हेड विवेक प्रकाश जी से मैं निवेदन करूँगी, आप मंच पर आइए और हमारे अतिथि को सम्मानित करिए और इस मंच के मान को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों को साझा किया। और
अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैनल की ओर। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर जी को। सर कृपया आप मंच पर आइए। और साथ ही लघु उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर कृपया आप दोनों मंच पर आ जाइए। और इस कार्यक्रम को अब यहाँ से आगे बढ़ाने वाली है मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव, जो यहाँ से अब राजस्थान के विजन पर बातचीत करने वाली हैं इनके साथ। तो इंडिया डे लाइव के मंच पर आज राजस्थान के विजन 2030 प्रगति के पथ पर राजस्थान को लेकर चर्चा हो रही है। राजस्थान कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे प्रगति कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका। तो चलिए हम अब राजस्थान में संभावनाओं की बात कर रहे हैं, राजस्थान के विजन की बात कर रहे हैं, राजस्थान में प्रगति की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है सार्थक चर्चा होना, लेकिन उससे पहले चाहूँगी जोरदार तालियां यहाँ पे बजाई जाए ताकि इस मंच का जो उत्साह है वो बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास पैनल की। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख हम करते हैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर से। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर से आपका। जोरदार तालियां यहाँ पे बजाई जाए। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव अरोड़ा जी, जो कि लघु उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है। बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका भी। सबसे पहले धर्मेंद्र राठौर जी, मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि हम देखिए बात राजस्थान के विकास की कर रहे हैं, चुनावी साल है, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर राजस्थान को आप किस तरीके से आगे प्रगति के पथ पर ले जाएंगे, राजस्थान को आप किस तरीके से वैश्विक स्तर पर ऊंचाइयां प्राप्त करवाएंगे, इसके बारे में आपका विजन जानना चाहूँगी। देखिए, मैं राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन होने के नाते राजस्थान खास तौर पे टूरिज्म का राजस्थान पर्याय है। पूरी दुनिया में हर टूरिस्ट राजस्थान आना जरूर चाहता है। राजस्थान टूरिज्म का आने वाला समय है वो बहुत ही ब्राइट है। जीडीपी में राजस्थान के जो जीडीपी है उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। पहली बार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सामान्य गहलोत साहब ने बरसों से मांग चली आ रही थी, बरसों से, कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये पिछले 30-40 साल से मांग चली आ रही थी, कभी पूरी नहीं हुई, किसी भी सरकार ने नहीं की। इस बार टूरिज्म को, होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य है। क्या फ़ायदा हुआ इससे? दर्जे से फ़ायदा क्या हुआ? जो होटल, छोटी होटल भी है, चाहे वो 15 कमरे की है और चाहिए रेडिसन जिसमें आप बैठे हैं, चाहे 100 कमरों की होटल हो, मिनिमम इसमें इंडस्ट्री का स्टेटस करने पे होटल जो कॉमर्शियल बिजली का बिल आता था, कॉमर्शियल, अब वो औद्योगिक बिजली का बिल आ गया है। औद्योगिक की जो टैरिफ है वो बहुत कम है। उसके अलावा जो टैक्सेज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स से लेके कई टैक्सेज हैं, उसमें उनको वो छूट हुई है। कुल मिला के जो हमने कैलकुलेट किया, आप इस होटल के ओनर से भी बात करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे, मेरी बात को पुष्ट कर देंगे। 15 से 20 कमरों की होटल को भी 20,000 रुपये प्रति महीने उद्योग का दर्जा देने से उसको फ़ायदा हुआ है। अगर वो होटल रेडिसन जैसी है, इस होटल को मेरा अनुमान है कि 4 से 5 लाख रुपए प्रति माह का इस होटल को फ़ायदा हुआ है। अब आप बताइए, जितने भी राजस्थान में होटल हैं, ये जो बेनिफिट हुआ है उनको सीधा, जब होटल का फ़ायदा हुआ है तो आप अंदाज ये लगा सकते हैं कि आने वाला समय यहाँ होटलें और खुलेंगी। और जो होटल का मालिक था, अब वो, उनका सम्मान भी इतना बढ़ गया है कि वो उद्योगपति बन गए हैं। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा फैसला हमारी सरकार ने किया है कि गांव-गांव में होटल, मोटल, मिडवे, रेस्टोरेंट ये खुले। इसके लिए अब रूरल टूरिज्म पॉलिसी लेके आई सरकार, ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी लेके आई।
उसके तहत कोई भी व्यक्ति गांव में अगर होटल खोलता है, रूरल एरिया में खोलता है, रिमोट एरिया में खोलता है, अब उसको एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर के जो है चक्कर लगाने पड़ते थे कन्वर्जन के लिए। अब वो कन्वर्जन से फ्री कर दिया है। केवल डायरेक्टर टूरिज्म के यहाँ एक एप्लीकेशन लगानी है कि मैं फलां जगह, ये मेरी इतनी ज़मीन है, उस ज़मीन में एक नक्शा बना के और वो पेश कर दे। 21 दिन के अंदर अंदर उनको या तो परमिशन दे देगा डिपार्टमेंट टूरिज्म, नहीं देगा तो वो स्वतः ही परमिशन मानी जाएगी। मतलब आपने टाइम लिमिट को यहाँ पे कम कर दिया, प्लस जिस तरीके से लोगों के पास जाना पड़ता था उन चीज़ों को आपने यहाँ पे कंट्रोल किया। तो एक तरीके तो ये दो बड़े फैसले मैं बताए। तो इससे क्या हुआ कि गांव में अब होटल, मोटल, मिडवे, रेस्टोरेंट खुलेंगे तो गांव के बच्चों को एक तो रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा है कि जो माइग्रेशन था, गाँव के बच्चे शहर में रोजगार के लिए आते थे, तो उससे एक तो रोजगार का बहुत बड़ा, जो चूँकि अभी पूरे देश में, दुनिया में जो समस्या है वो बेरोजगारी की है, तो ये बेरोजगारी को कम करने का सबसे बड़ा काम है। तीसरा, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी हमारी सरकार पहली बार लेके आई है कि कोई भी राजस्थान में आके अगर फिल्म बनाएगा उसमें अप टू 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी राज्य के खजाने से उनको मिलेगी। तो फिल्म प्रमोशन है, गांव-गांव में होटल खुलेगी और होटल को इंडस्ट्री का दर्जा ये देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। आरटीडीसी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, एक ज़माना था कि आरटीडीसी के बारे में ये धारणा बन गई थी, पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी उन्होंने आरटीडीसी को बंद करने का मोटा मोटी फैसला कर लिया था। आरटीडीसी का आज किस जगह पहुंच गई है आप लगाएंगे पता। पहली बार 1500 करोड़ का बजट, 1500 करोड़ भारत सरकार ने पूरे देश के लिए, पिछला जो बजट में जो अनाउंसमेंट किया 2400 करोड़ था, 1500 करोड़ राजस्थान में टूरिज्म डेवलपमेंट फंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंसमेंट किया और उसको लागू भी कर दिया है। हमारी जितनी भी आरटीडीसी की होटल हैं, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 10 बड़ी होटल जिनमें गणगौर पास में ही है, तीज पास में ही है, आप सवाई माधोपुर में जाके आइए, झूमर बावड़ी। एक बार मैं जितने भी गेस्ट यहाँ आए हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सवाई माधोपुर जो जंगल में सफारी करने, टाइगर देखने, आप भी जाइए वहाँ। और आप, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन भी दे रहा हूँ आज में खुले मन से, शुक्रिया, कि वहाँ आप जाएंगे तो जंगल के अंदर, यानी जंगल के अंदर आधा किलोमीटर अंदर होटल है तो वो आरटीडीसी की है। और वो होटल को इतना बड़ा जीर्णोद्धार करके हमने उसको चालू कर दिया है कि शायद ही राजस्थान में, देश में इतनी अच्छी लोकेशन पे कोई होटल हो। अलवर में सिलीसेड है, हमारी सरिस्का में टाइगर डैन है, उदयपुर में हमारी कजरी है, बीकानेर में ढोलामारू है, जोधपुर में घूमर है, माउंट आबू में शिखर है, अजमेर में खादिम है, पुष्कर में पुष्कर सरोवर है। ये तमाम होटलें जो है वो वापस एकदम चल गई हैं। और न केवल चल गई है, आरटीडीसी का कर्मचारी है उसकी आंखों में चमक आ गई है कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस का फैसला, बहुत बड़ा फैसला किया है, जो हमारे राजस्थान स्टेट से मॉडल स्टेट बना। और उसके बाद हमने आरटीडीसी में भी वही ओपीएस का फैसला कर्मचारियों के लिए दे दिया है। पैलेस ऑन व्हील जो हमारे राजस्थान की और देश और दुनिया में एक सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है। पैलेस ऑन व्हील कोरोना के टाइम में बंद हो गई थी, खड़ी हो गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पैलेस ऑन व्हील फिर पटरी पे आएगी। आपको मुझे बताते हुए खुशी है, पैलेस ऑन व्हील को न केवल हमने चलाया बल्कि 5 करोड़ से ज़्यादा का उसमें मुनाफा भी कमाया है। ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा। तो 2030 जो आने वाला है वो 2030 राजस्थान के लिए, टूरिज्म के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक ऐसा राजस्थान बनेगा। और अगर आपको विकास का मॉडल देखना है राजस्थान का तो आप कोटा जाइए, कोटा का चंबल रिवर फ्रंट देखिए, कोटा का सिटी पार्क देखिए, कोटा का विकास, जो शहर का जो रेड लाइट फ्री कोटा हुआ है वो देखिए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे धारीवाल जी का जो ये सपना था वो साकार हुआ और हमारी सरकार भी रिपीट होगी। आप देखेंगे कोटा जैसा, पूरा हर शहर को कोटा जैसा बनाएंगे हम। ये हमारा विजन 2030। चलिए, बहुत मेगा प्लान आपने तैयार किया है। और देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम विकास की बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में भी वो विकास हो। शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। और कहीं ना कहीं वो संभावनाएं साफ तौर से आपके विजन और आपके प्लान्स में दिख भी रही है। ठीक है, आप चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राजीव अरोड़ा जी, अब मेरा सवाल आपसे होगा सर कि राजस्थानी हस्तशिल्प और दस्तकारी जो है वो पूरी दुनिया में देखिए मशहूर है। अब इसको आप किस तरीके से अपनी उपलब्धियों को गिनाना चाहेंगे? आगे इसको लेकर आपके क्या प्लान्स है? किस तरीके से इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा सर?
देखिए, पहले तो बात मिशन 2030 की है और मिशन 2030 एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक सपना है। वो जैसे एक चित्रकार पहले कैनवस के ऊपर ड्राइंग बनाता है, उसके बाद उस पर रंग भरता है, ऐसे ही उन्होंने एक विकसित राजस्थान का सपना देखा है। और अगर 21वीं शताब्दी को हिंदुस्तान की शताब्दी बनाना है आज से 20-25 वर्ष बाद, तो न केवल राजस्थान बल्कि देश के सभी राज्यों को एक आगे का रोड मैप बनाना पड़ेगा। और वो ही रोड मैप अशोक गहलोत जी ने बनाया है और इसीलिए उन्होंने जो मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखा है उसमें राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं क्योंकि राजस्थान लघु उद्योग निगम का चेयरमैन हूँ, आप जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं बताऊँ, 1961 में ये कॉरपोरेशन बना था और पिछली सरकार के अंदर करीब करीब जैसे सभी कॉरपोरेशंस को बंद करने की नौबत आ गई थी, इसकी भी नौबत आ गई थी। पिछले 2 वर्षों में पूरे 62 साल में 61 साल में सबसे ज़्यादा लाभ राशिकों को हुआ है 2 साल में। जो लाभ हुआ था उसको अगले साल मैंने ही उसको तोड़ा है। तो हस्तशिल्पियों के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए राज्य सरकार ने इतनी सारी नीतियां बनाई हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर पूरे देश में उसका एक स्थान है। जोधपुर का फर्नीचर आपको मालूम है, सांगानेर की बगरू की यहाँ की छपाई हमको मालूम है, कहीं पर रजाई बनती है, कहीं पर जूते बनते हैं। उन सब को एक स्थान प्राप्त कराना, उनकी मार्केटिंग करना, हम लोगों ने नई स्कीम शुरू करी ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अभी मैंने दिल्ली के अंदर उसका उद्घाटन करा, उसकी विंडो का। हर जिला, पहले 33 जिले थे, फिर 50 हो गए, अब 3 जिले और मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिए हैं, 53 जिले हो गए। हर जिले का एक प्रोडक्ट होएगा जिसको प्रमोट करा जाएगा, उस क्षेत्र का वो प्रोडक्ट जिसके बारे में वहाँ पे पारंपरिक रूप से कारीगर रहते हों। कहीं हो सकता है पॉटरी मेकिंग होती है, कुम्हार होते होंगे, कहीं पे मूर्ति कला अच्छी है। जयपुर के अंदर 2 प्रोजेक्ट चुने गए हैं, एक ब्लू पॉटरी और एक जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इनको विशेष रूप से उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं अभी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी चेयरमैन हूँ। हमने पिछले 1 वर्ष के मेरे कार्यकाल में पहले 1,30,000 राजस्थान से निर्यातक थे जिनके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर था। हमने एक मिशन शुरू करा कि राजस्थान का निर्माता सामान बना के दिल्ली बम्बई के एक्सपोर्टर को देता था और वहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था। उसको परिवर्तन होना चाहिए, जो यहाँ का छोटा कारीगर है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, वो खुद निर्यातक बने, वो खुद एक्सपोर्टर बने। तो हमने स्कीम शुरू करी, मिशन निर्यातक बनो, और उसकी वजह से 1 साल में 10,000 नए निर्यातक बने, 10,000। और जब 2018 के अंदर राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार आई थी, हमारा एक्सपोर्ट था 40,000 करोड़ का, और अभी 4 साल बाद एक्सपोर्ट है 78,000 करोड़ का। और ये जब साल खत्म होएगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा 80,000 करोड़ से ज़्यादा। कोई अंदाज़ा लगा सकता है पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य का इतना दुगना एक्सपोर्ट हो जाएगा अगले 4 साल के अंदर। जब कोरोना के समय पूरे देश के अंदर काम धंधे बंद थे, कारीगर घर पे बैठा हुआ था, जो कोरोना का मैनेजमेंट अशोक गहलोत जी और राजस्थान सरकार ने करा, वो पूरे देश के अंदर मिसाल बना। मुझे मालूम है कि सीतापुरा के अंदर हमारे बहुत सारी फैक्ट्री हैं। मेरे पास रोज़ वहाँ से फ़ोन आता था कि सर हम काम करने जाना चाहते हैं। मैंने होम सेक्रेटरी से बात करी, मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने अलाउ करा कि आप बस लेके जाओ श्रमिकों को, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करो और मैन्युफैक्चरिंग चालू रखो। उसका लाभ ये हुआ, 1 साल में राजस्थान का एक्सपोर्ट 37% बढ़ा। जब 6 महीने तक मुंबई के अंदर कारखाने नहीं खुले, जेम्स एंड ज्वेलरी का ऑफिस नहीं खुले, तब राजस्थान के अंदर गुड मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस की वजह से कोई ना तो भूखा सोया, ना कोई ऑक्सीजन के कारण मरा, और उत्पादन बढ़ गया। और जो लैंड लॉक जिसके के राजस्थान, क्योंकि हमारे पास बंदरगाह नहीं है, उद्योग चलाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए पोर्ट्स चाहिए। उसको कैसे ख़त्म करा जाए? राजसी को जो है वो राजस्थान में का लॉजिस्टिक फेस है, जहाँ का जो एयर कार्गो है एयरपोर्ट के ऊपर, उसको हम लोग चलाते हैं। जयपुर जोधपुर से जो इनलाइन कंटेनर डिपो है, जिससे आप रेलवे लाइन के ऊपर ही अपने कंटेनर सामान को कस्टम से अप्रूव करा के भेज सकते हैं, वो हम चलाते हैं। अगर राजस्थान के निर्यातक को ये सुविधा नहीं मिलेगी तो निर्यात कैसे बढ़ेगा? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करा, बजट में उन्होंने घोषणा करी 5 नए ICD आ रहे हैं। पचपदरा के अंदर बाड़मेर में इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल जोन बन रहा है, वहाँ पे नया ICD आ रहा है।
बीकानेर के अंदर यहाँ पे ऊन का काम होता है, पापड़ भुजिए का काम होता है, रसगुल्ले बनते हैं, कैमल हाइक का काम होता है, वहाँ पे एक नया ICD आ रहा है। तो उदयपुर के अंदर अभी संकल्प शिविर लगा कांग्रेस पार्टी का, मैं 15 दिन वहीं पे था। मैं रोज़ एयरपोर्ट जाता था, वहाँ हमने बातचीत करी कि उदयपुर के अंदर क्यों नहीं नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स खोला जाए। उसकी फाइल भेजी, आज अप्रूव होकर आ गया है। राजस्थान में जयपुर के बाद अब उदयपुर से आप एयर का एक्सपोर्ट लगा सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, 13 लाख करोड़ रुपए के MOU LOI साइन हुए, जो अभी कुछ दिनों पहले इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था उसके अंदर, और 50% से ज़्यादा धरातल पे आ गए। किसी भी प्रदेश के अंदर आज तक 50% रिजल्ट नहीं रहा है जब भी कोई ऐसी बिजनेस समिट होती है। तो ये राजस्थान ही है। ये आने वाला जो भविष्य है वो राजस्थान का बहुत ज़्यादा उज्जवल है। हम दिल्ली के पास हैं, लैंडलॉक्ड हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, RIPS 22 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति है, जिसके अंदर आपको SGS की छूट मिलती है, ESI PF की छूट मिलती है। जो लोग नए रोजगार लगाना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से 25 लाख रुपए का ऋण लेते हैं तो 8% आपका इंटरेस्ट का अनुदान वापस मिलता है। 5 करोड़ तक आपको 7% मिलता है, 10 करोड़ तक 6% वापस मिलता है। ऐसी योजना किसी भी प्रदेश के पास नहीं है। तो आने वाला समय राजस्थान का है, और राजस्थान तभी 11.4% की दर से देश का नंबर 2 राज्य है जो औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, तेलंगाना के बाद में, और नॉर्थ इंडिया में नंबर 1। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं अंगदान के से जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान में लिवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट का काम मेरी संस्था जयपुर सिटीजन फोरम ने शुरू करा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कहने के ऊपर, उनके मोटिवेशन के ऊपर। और अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले 3 अगस्त को एक मुहिम चलाई 15 दिन की, कि हम लोगों को अंगदान के प्रति प्रेरित करेंगे, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पे राइट टू हेल्थ है। आप विश्वास नहीं करोगे, 15 दिन में 1 करोड़ 78 लाख लोगों ने राजस्थान में अंगदान की शपथ ली है। विश्व रिकॉर्ड बना है। मुख्यमंत्री जी को हमने विश्व रिकॉर्ड ला के प्रेजेंट करा है। तो ये जो सामाजिक सरोकार है, औद्योगिक क्षेत्र है, जो राजस्थान का जो आम आदमी है उसको स्वास्थ्य मिले, उसको शिक्षा मिले, ये काम राजस्थान के अंदर ही हो रहा है। और देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जागरूकता लोगों के अंदर पैदा करना, और यही एक वजह है कि वो जागरूकता आप लोगों ने पैदा की और लोग अब सामने आ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस विकास को लेकर हम बात कर रहे हैं, समाज के अंतिम छोर तक वो विकास पहुंचे। टूरिज्म इंडस्ट्री देखिए राजस्थान की काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने की भी पूरी कोशिश की गई है। जगह जगह टूरिज्म इंडस्ट्री राजस्थान की जो है उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन इसमें सर कहीं ना कहीं CM अशोक गहलोत की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने हाल ही में जो बजट का यहाँ पे आवंटन किया, जो घोषणा की है, उसको आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और कैसे? मैंने आपको बताया कि 1500 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। 5 जगह माइस सेंटर बनेंगे जो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिहाज से है। जैसे सीतापुरा में जो आपने देखा है माइस, ऐसा उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में 5 जगह 100 करोड़ रुपए के माइस सेंटर बनेंगे। 25 करोड़ रुपए प्रत्येक इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स होंगे, वो 5 जगह चिन्हित की है। और ये 5 माइस और 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, ये 10 के 10 के लिए हमने भूमि चिन्हित कर ली है, और ये पूरा काम RTDC के माध्यम से ही हो रहा है। आपको सबसे बड़ी जानकारी भी दे रहा हूँ, आपको खुशी भी होगी कि राजस्थान में जैसलमेर का नाम आते ही एक अलग हमारा मरुस्थल, डेजर्ट की याद आती है। उस एरिया को प्रमोट करने के लिए, चूँकि जो जैसलमेर है, अगर आप देखा हो तो दुबई और जैसलमेर में काफ़ी समानताएं हैं। तो जैसलमेर में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आता है। अब की बार भी जब 31 दिसंबर था तो मैं खुद पैलेस ऑन व्हील ट्रेन लेके और मैं जैसलमेर गया। 31 में जैसलमेर ही थे हम, तो वहाँ 50,000 टूरिस्ट थे जैसलमेर में। उस एरिया को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वहाँ बनेगा। 2000 बीघा में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके लिए हमने जिला कलेक्टर जैसलमेर से ज़मीन भी ले ली है, और उसके लिए जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है,
यानी हमने EOI जारी कर दिए। तो राजस्थान का हर जगह, राजस्थान में जितनी खासियतें, मैं अभी हमारे टूरिज़्म का एक फेयर था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, तो उसमें मुझे जाने का सरकारी डेलीगेशन गया था, मैं भी गया। हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती गायत्री राठौड़ थी, हमारे MD RTDC थे और हमारे 2 अधिकारी टूरिज़्म के साथ गए थे। तो 168 कंट्री के लोग उस फितूर जो पर्यटन व्यापार मेला था उसमें 168 कंट्री के लोग आए थे। जब राजस्थान की जहाँ हमने स्टॉल लगाई, जहाँ हमारा जो जगह थी बहुत बड़ा मतलब विशाल पंडाल था, तो वहाँ के जो राजदूत थे, स्पेन के राजदूत जो इंडिया से अपॉइंट थे, मिस्टर दिनेश पटनायक, जब उनको जानकारी लगी तो 168 कंट्री की अलग अलग स्टॉल थी, इंडिया टूरिज़्म की अलग स्टॉल थी, लेकिन इंडिया में कम से कम 15 या 17 स्टेट की अलग अलग स्टॉल थी। राजस्थान टूरिज़्म का जब उन्होंने नाम पूछा कि राजस्थान टूरिज़्म का भी स्टॉल है, उन्होंने पटनायक जी ने हमारे स्टॉल पे न केवल आया, पैलेस ऑन व्हील के लिए उन्होंने स्पीच दिया कि दुनिया की अगर शाही रेलगाड़ी सबसे अच्छी रेलगाड़ी है वो राजस्थान की RTDC जो चला रही है पैलेस ऑन व्हील है। और राजस्थान टूरिज़्म के बारे में वो सपत्नीक आए और उन्होंने ये बात शेयर की कि राजस्थान आने का हमारा बहुत मन करता है। बताना ये चाह रहा हूँ कि राजस्थान के प्रति कितना मतलब हम जब राजस्थान का डेलीगेशन था तो सारे कंट्री के लोग राजस्थान के बारे में बहुत जानते थे, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक टूरिस्ट इंडिया में कोई आता है वो राजस्थान ज़रूर आता है। तो राजस्थान आने वाले समय में टूरिज़्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और अब जो राजस्थान दिख रहा है, देखिए यहाँ पे टाइगर भी है, आप देखेंगे रणथंभौर में, और सरिस्का में यहाँ टाइगर है। आप देखोगे कि यहाँ बर्फ़ भी है, माउंट आबू राजस्थान का है, वहाँ जाओगे तो आपको बर्फ़ भी है। यहाँ जैसलमेर के यहाँ धोरे हैं, जोधपुर की सूर्य नगरी है, जयपुर पिंक सिटी है, उदयपुर झीलों की नगरी है, मतलब और यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ 47-48 डिग्री टेम्परेचर भी है और यहाँ पे माइनस टेम्परेचर भी है। यहाँ बरसात खूब भी होती है और यहाँ बरसात बिल्कुल भी नहीं होती है। पूरी दुनिया में मेरी जानकारी के मुताबिक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो देशों को मान्यता दी है वो करीब 200 से ज़्यादा देश जो UNO की लिस्टेड सूची में, उनमें भारत है। भारत में सबसे प्यारा, सबसे अच्छा आपनो राजस्थान, इसलिए कहते हैं कि पधारो हमारे देश। एक चीज और वेलकम इन राजस्थान। यहाँ राजस्थानी भी है तो यहाँ हरियाणवी भी है, यहाँ पे सभी भाषाओं का मेल भी है और इसलिए कहते हैं कि पधारो हमारे देश। बिल्कुल है, पधारो हमारे जोरदार देश। तालियां हो जाए। लेकिन सर, आपने RTDC कर्मचारियों का जिक्र किया, तो वेतन न मिलने की वजह से उनको जो लाभ नहीं मिल पा रहा था वो आपकी सरकार ने दिया है और अब वो खुश दिखाई देते हैं, तो इसको लेकर मैं जब RTDC के चेयरमैन के पद पे मेरी नियुक्ति हुई तो पहला चैलेंज मेरे लिए ये था कि RTDC को 2 काम बड़े थे कि कर्मचारी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे और पैलेस ऑन व्हील खड़ी थी। मेरा सपना था कि मैं पैलेस ऑन व्हील को RTDC को वापस पुराना वैभव था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इत्तेफाक भी है, संजोग भी है, RTDC की पहली चेयरमैन राजमाता जयपुर महारानी गायत्री देवी रही है। RTDC के दूसरे चेयरमैन महाराजा गज सिंह जोधपुर रहे हैं और RTDC के तीसरे चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी रहे हैं। क्या बात है, जोरदार। और RTDC के चौथे चेयरमैन रणदीप धनखड़ रहे हैं और 5वां चेयरमैन आपके सामने बैठा हूँ। तो RTDC का जो वो था, वह पुराना वैभव, एक ज़माने में ज़बरदस्त RTDC का नाम होता था, वापस RTDC को खड़ा करें। इसलिए मैंने ये प्रण लिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसी दिन कि मैं RTDC को वापस पुराने वैभव को लौटाऊंगा, लेकिन ये लौट तभी पाएगा अकेला धर्मेंद्र राठौड़ से नहीं, जब तक RTDC का कर्मचारी और अधिकारी इनका मनोबल अप नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने फैसला किया कि 1 तारीख से सरकारी कर्मचारी जो RTDC कर्मचारी है उसको हम सैलरी दें। और वो सैलरी देने की जब मैंने बात कही तो हमारे अधिकारियों ने कहा साहब की सैलरी कैसे देंगे, हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था और न केवल 1 तारीख को मैंने तनख्वाहें दी, RTDC के तमाम कर्मचारियों को पदोन्नति कर दी, उनको OPS लागू कर दी और उन्हीं की बदौलत है कि आज RTDC अपने पुराने यौवन पे और पुरानी पटरी पे लौट गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राजीव जी, आपसे एक सवाल है कि लघु उद्योगों की जब हम बात करते हैं तो उस पर सर आप क्या चुनौतियां महसूस करते हैं, कुछ चैलेंजेस आप महसूस करते हैं और कैसे उन चैलेंजेस को पार करेंगे सर? जब तक चैलेंज नहीं होते तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। तो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाई है अशोक गहलोत जी ने।
आज से 20-22 साल पहले सन 2000 में जब मैं चेयरमैन आरकेजीसी था, तब पहला इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव राजस्थान के अंदर हुआ था और वो इतना सक्सेसफुल रहा था। उसमें राहुल बजाज, बिरला फैमिली के लोग और पूरे दुनिया से रहने वाले प्रवासी राजस्थानी यहाँ पे आए थे। मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था कि आप लोगों की मातृभूमि राजस्थान है, इसके संग सामाजिक सरोकार जोड़ो। तब स्थिति ये थी कि हम ये भी नहीं कह सकते थे उनसे कि आप दुनिया में मारवाड़ियों का नाम है, राजस्थानियों का नाम है उद्योग के क्षेत्र में, आप यहाँ पे आओ, उद्योग लगाओ। उद्योगपति उद्योग वहाँ लगाता है जहाँ पे कमाई होती है। इन 22 वर्षों के अंदर राजस्थान पलट गया। रिन्यूएबल एनर्जी में देश ही नहीं दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम है। सौर ऊर्जा हो, विंड पावर से एनर्जी जनरेट करने का काम हो, उसका सबसे ज़्यादा ऐसा हो गया है कि आने वाले समय में राजस्थान एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सरप्लस होएगा। हम लोगों को एनर्जी बेचेंगे। तो ये जो ताकत बनी है उसकी वजह से राजस्थान का पूरा कायापलट हो गया है। राजस्थान में 2000 करोड़ रुपए का एक उद्योग लगता है, उसका भी स्वागत है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार अपने हिसाब से कोशिश करती है, लोगों को नौकरी देती है, लेकिन ज़्यादा जो रोज़गार हैं 64-65% रोज़गार पूरे देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और बहुत सारा एमएसएमई सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। तो हम 2000 करोड़ के एक उद्योग की जगह 2 करोड़ के 1000 उद्योग लगाएं, 1 करोड़ के 2000 उद्योग लगाएं तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। एक छोटी सी फैक्ट्री लगती है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, वो 50 कारीगरों को बैठा के कपड़े सिलते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है। एक लकड़ी पे कार्विंग करने वाला व्यक्ति है, वो 100 लोगों को रोज़गार देता है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, रोज़गार मिलता है। जयपुर में अभी मेरे प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने जेम बोर्ड की घोषणा करी। आपको मालूम है 60,000 लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। 60,000। जयपुर जो है वो पूरे दुनिया के अंदर पहला रंगीन रत्नों का जेम बोर्ड बनेगा, उसकी ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। मेरे चेयरमैन बनने के बाद में आरईपीसी ने जोधपुर के अंदर पहला इंटरनेशनल एक्सपो करा और जिस प्रांगण के अंदर हमने एक्सपो करा था, मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि हमने जयपुर के अंदर, मैं फोरे का चेयरमैन था, आपने मेरी बात को मानना था। एक इतना बड़ा जेईसीसी के अंदर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बन गया था, जोधपुर में भी हम ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं। उन्होंने वो ज़मीन बोले जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ज़मीन आरईपीसी को देते हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को, और वो नया एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जोधपुर के अंदर बनाएंगे। तो जयपुर के बाद दूसरा विश्व स्तरीय एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में बनेगा, जो कि फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट की नगरी है। क्राफ्ट सिटी के नाम तो दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पहली बार हस्तशिल्प नीति निकली, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी निकली, जिसमें अब कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। यहाँ पे यूनिकी मॉल बन रही है जिसके अंदर राजस्थान के हर जिले का हैंडीक्राफ्ट वहाँ पे रखा जाएगा। एक नहीं 2 बन रहे हैं आने वाले समय के अंदर। तो राजस्थान का जो हस्तशिल्प है उसका अंतर्राष्ट्रीय मौका मिले। जैसे अभी धर्मेंद्र राठौड़ बता रहे थे, मैं भी एक केन्या नैरोबी के अंदर ईस्ट अफ्रीका का जो मार्केट है उसको कवर करने के लिए उसके 7 देश हैं, एक यहाँ से एक डेलीगेशन लेके गया था। 175 एक्सपोर्टर्स मेरे साथ गए थे। मोस्ट सक्सेसफुल वो हमारा एक्सपो रहा। और एक नया मार्केट, क्योंकि यूरोप के अंदर आर्थिक मंदी है, अमेरिका में आर्थिक मंदी है, तो हमको लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों को देखना पड़ेगा जिसके अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। तो आने वाले समय के अंदर न केवल राजस्थान से एक्सपोर्ट होगा, उद्योग यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेंगे। इतने सारे यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, 95 यूनिवर्सिटी से जो मैन पावर निकल रही है उसकी वजह से आईटी क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ने वाला है। अभी नारायण मूर्ति जी जयपुर आए थे और सीपी गुंडानी एमडी जो हैं टेक महिंद्रा के, वो मुख्यमंत्री से मिलके गए। ब्लॉकचेन और फिनटेक में राजस्थान नंबर 1 बनेगा। उन दोनों ने कहा है कि हम एंकरिंग करेंगे। तो जो विजन है अशोक गहलोत जी का, वो देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में है और चाहते हैं कि 2030 तक सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ विकसित राजस्थान बने। ये बहुत अच्छी बात है और हम भी उम्मीद और हम भी कामना भी यही करते हैं। अब इस सेशन को मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। आखिरी कमेंट्स है सर आप दोनों के। धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, ऐसे में जनता ये सोचती है कि देखिए वादे बहुत हो गए, उन वादों का इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक तरीके से हो तो बेहतर हो जाता है, लेकिन वो सीएम अशोक गहलोत की वजह से और आप लोगों की वजह से वो पॉसिबल भी हो पाया है। जिस तरीके से जो वादे किए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब आगे आप क्या करना चाहेंगे, किन किन प्रोजेक्ट्स के तहत आगे अब इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहेंगे? आपका जो विजन है उसको मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे यहाँ पे ले रही हूँ, सर बताइए।
अभी आपने सुना डायरेक्टर प्लानिंग का लेक्चर। उन्होंने कहा कि जो बजट अनाउंसमेंट थे वो 90% बजट अनाउंसमेंट 80-90% बजट अनाउंसमेंट इम्प्लीमेंट हो गए हैं। वो कह रहे थे 3,500 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। तो इससे बड़ी बात कभी नहीं, ये राजस्थान में पहली बार हुआ है इतना बड़ा, जब बजट अनाउंस, और एक से बढ़कर एक बजट था। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट, जो पहला बजट, जब सीएम बनने का पहला बजट, लोग दांतों तले उंगली दबा गए। फिर कहते दूसरा बजट उससे अच्छा, तीसरा बजट उससे भी अच्छा, चौथा बजट उससे अच्छा, और पांचवा तो कहते हैं कि सुपर 6, जो कहते हैं ना, ग्रांड 6 जो है वो हुआ। तो विपक्ष के पास कहने को कोई शब्द नहीं है। और उन बजट की जब इम्प्लीमेंटेशन जब हो गया है तो आप सोच सकते हैं कि 2030 आते आते 7 साल, अभी 2023 में हम हैं, 2030 ये जो हमारे बजट की क्रियान्विति हो गई, और लगता है कि इस बार राजस्थान की जो जनता है वो हमारी सरकार के फैसलों से बहुत खुश है। राजस्थान की जनता के लिए जो फैसले हुए हैं, महंगाई का राहत के लिए 500 रुपये का सिलेंडर, राजस्थान पहला राज्य है जहां यह फैसला हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है जो यहाँ पे हुआ है। 25 लाख का बीमा, मैंने जैसा कहा आपको कि मैं जब स्पेन की राजधानी मैड्रिड गया और मुझे लगता था कि यूरोप में तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी स्कीम होंगी। मैं स्पेन के बाद में फ्रांस भी गया, उसके बाद में स्विट्जरलैंड भी गया। मेरी जिज्ञासा रहती थी कि क्या बीमा 25 लाख का यूरोपियन कंट्री में किसी में है क्या। मैंने पूछा कि आपको बताते हुए मुझे ताज्जुब है कि मुझे कोई आदमी ये कहता हुआ नहीं मिला कि 25 लाख का बीमा जिसका प्रीमियम सरकार भरे, ऐसा देश में कहीं भी, मुझे विदेश में भी कहीं नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमारी सरकार के जो फैसले हैं खास तौर पे गरीब के कल्याण के लिए। मैं आपको एक बड़ी बात और बता दूं कि पुष्कर एकमात्र ऐसा शहर है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरी दुनिया में है, वो पुष्कर में ही है। उसका जीर्णोद्धार का काम बरसों से पेंडिंग चल रहा था, बरसों से। ये बातें करते हैं मंदिर की, लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि उसका जीर्णोद्धार भी हमारी सरकार ने और हमने ही ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। तो मैं अभी गोविंद देव जी का मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए, आपको पता है, खाटू श्याम जी मंदिर के लिए हमने, यानी जितने भी मंदिर हैं राजस्थान में उनका जीर्णोद्धार भी अशोक गहलोत जी की सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है। दूसरा, गाय के लिए, गौशालाओं के लिए जो अनुदान है, 9 महीने का अनुदान अगर कहीं देश में मिलता है, वो राजस्थान पहला राज्य है जहाँ गौशाला को अनुदान 9 महीने का और नंदीशाला को 12 महीने का। तो मंदिर के लिए हम करें, गाय के लिए हम करें और गरीब के लिए हम करें, जब तीनों के लिए हम करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा और इस बार अशोक गहलोत जी की लीडरशिप में सरकार बनेगी और 2030 में राजस्थान को पूरे देश में नंबर 1 राज्य बना के बताएंगे आपको। और इसलिए हम कह रखे हैं कि प्रगति पथ पर है राजस्थान। जिस तरीके से संभावनाएं यहाँ पे तराशी जा रखी हैं, हमारी भी सर यही उम्मीद है, यही कामना है आपके सेक्टर के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राजीव जी, आपसे भी मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूँगी। सर, आप बताइए कि किस तरीके से योजनाएं और उपलब्धियों को अब तक आप देख रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन आखिर आप किस तरीके से होगा सर? इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। गरीब को गणेश मान के अशोक गहलोत जी ने सेवा करी है। क्राफ्ट का जो सेक्टर है उसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का जो वर्कर है वो 3 लाख रुपए तक का अगर ऋण लेता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं है। अगर कोई छोटा कारीगर 5,000 रुपये के औजार खरीदता है अपना क्राफ्ट का काम करने के लिए, वो मुफ्त है। अगर आप लोक कलाकार हैं, संगीतकार हैं, वाद्य यंत्र खरीदते हैं 5,000 रुपये के, वो भी मुफ्त है। और मैंने अभी राजसिको के माध्यम से यहाँ 22 गोदाम सुदर्शनपुरा या बराबर में ये मेरे विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में आता है, वहाँ पे हमारी एक ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री से अनुरोध करा, उन्होंने परमिशन दे दी। वहाँ पे राजस्थान का पहला MSME टावर, विश्वकर्मा MSME टावर वहाँ पे बन रहा है। धर्मेंद्र राठौड़ जी, विश्वकर्मा MSME टावर बन रहा है। उसमें प्लग एंड प्ले सिस्टम होगा। आप अपना उद्योग लगाना चाहें, बनी बनाई आपको जगह मिलेगी, आप वहाँ पे जाओ, किराए पे लो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, पसंद आए 10 साल तक रखो, वहाँ जाके खाली अपनी इंडस्ट्री का एक प्लग में लगाओ और काम शुरू कर दो। इस तरीके की सोच वाला ना मुख्यमंत्री बना, न ऐसी सरकार कभी बनी थी। मैं इस बात को मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि इस देश की, प्रदेश की जो जनता है, माता बहनें हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है।
युवाओं का जोश मिल रहा है आने वाले समय के अंदर। चाहे उद्योगपति हो यहाँ के, वो भी कह रहे हैं कि पैसा तो हमने जब कांग्रेस सरकार आती तभी कमाया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी रहती है तो इंडस्ट्री अच्छी चलती है। तो समाज का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ है, इस सरकार को आशीर्वाद दे रहा है। आने वाले समय के अंदर हमको पूरी उम्मीद है जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो जो हमारी स्कीम्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारी भी देखिए यही शुभकामनाएं हैं जिस तरीके से आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद आखिर किससे मिलता है, लेकिन आपका विजन बिल्कुल क्लियर है और बहुत पावरफुल है मैं कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सोनिका। सोनिका, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बेहद महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा के लिए। लेकिन मैं अपने दोनों अतिथियों से निवेदन करूंगी आप दोनों मंच पर ही मौजूद रहे, और मैं यहां से निवेदन करूंगी इंडिया डे लाइव के नेशनल सेल्स हेड रोमेन गुप्ता जी से आप मंच पर आइए और हमारे अतिथियों को सम्मानित करके इस मंच का मान बढ़ाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत ही शुक्रिया सर, और मैं अपने दोनों अतिथियों से ये निवेदन करूंगी कि आप दोनों इस वक्त मंच पर ही मौजूद रहे, क्योंकि आज यहाँ पर एक नई शुरुआत भी होने जा रही है और आज यहाँ पर एक बेहद ही शुभ शुरुआत होगी। धन्यवाद सर, और आप दोनों मंच पर ही मौजूद रहे क्योंकि यहाँ से एक नई शुरुआत होने जा रही है। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं मेरे सहयोगी विवेक श्रंजले। आपसे अनुरोध है कि आप आगे आए, मंच संभालिए। सोनी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं साथ ही साथ यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय भंवरलाल बैरवा जी को, क्योंकि एक गुड न्यूज़ मैं राजस्थान के लोगों को, यहाँ मौजूद सभी माननीयों को बताना चाहता हूँ। और इस मंच से इंडिया डेली का एक नया यूट्यूब चैनल राजस्थान डेली लॉन्च हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए और तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा चैनल जो आपके सरोकारों के लिए होगा, आपके मुद्दों के लिए होगा, आपके विषय के लिए होगा, आपके लिए होगा। इसलिए आज से शुरू हो चुका है राजस्थान डेली। और मैं चाहूंगा 2 शब्द आप इस नए चैनल के बारे में कहें। और सबसे आप सभी से सवाल है, शुरुआत में कर रहा हूं सर आपसे, राठौर जी से, कि 2 शब्द राजस्थान डेली के लिए, मुद्दे कैसे होने चाहिए, विषय क्या होना चाहिए? बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने चैनल भी नया, यूट्यूब चैनल भी नया आपका, और चूँकि हमारे यहाँ राजस्थान के हैं मनोहर बिश्नोई जी, इनको आपने राजस्थान का हेड बनाया, ये हमारे लिए और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये बरसों से इस लाइन में है, पत्रकारिता के लाइन में है, एक अच्छे जुझारू पत्रकार हैं। विशेष बात मैं ये कह के कि अभी जो पूरे देश में खास तौर पे इस समय जो मीडिया की भूमिका है, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। हम चाहेंगे आपका चैनल निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता और निर्भीकता दोनों की अभी बहुत ज़रूरत है। इसके साथ में सच्ची खबर, पुख्ता खबर अगर वो दिखाएगा तो राजस्थान में इसे बहुत पसंद किया जाएगा। यही कहते हुए, और उम्मीद करता हूँ आप जैसे डायनामिक लीडरशिप और हमारे जो मनोहर जी बिश्नोई जी यहाँ के हेड हैं राजस्थान के, इनके निर्देशन में, इनके अगुवाई में आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। 2 शब्द मैं राजीव अरोड़ा जी से चाहूँगा, आप भी 2 शब्द। पधारो हमारे देश।
आपका बहुत आपका स्वागत है आप सबका राजस्थान के अंदर। और जैसा हम इतने तकरीर में कह रहे थे कि ये जो आपका नया चैनल है राजस्थान का जो चैनल बनाया है आपने, ये निश्चित रूप से सटीक भी होगा, तेज भी होगा, निर्भीक भी होगा और निष्पक्ष भी होगा। हम कह रहे हैं कि राजस्थान अब अपॉर्चुनिटी की लैंड है। आप यहाँ पे आए, यहाँ का स्वागत है। यहाँ पे आपकी पूरी टीम, मनोहर बिश्नोई जी, ये आपके पूरे जो साथी हैं, इनको मालूम है कि यहाँ पे पत्रकारों का बड़ा सम्मान होता है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आपकी जो टीम है वो बड़ी पॉजिटिव खबरें देगी, नेगेटिव खबरों से दूर रहेगी और सच्ची खबर और ऐसी खबर जो जनता को छू सके, जो पत्रकार का लोकतंत्र में चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है, उसके ऊपर है। आजकल जैसे भी धर्मेंद्र राठौर जी कह रहे थे, तो देश में पत्रकारिता की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मेरे ख्याल से उसको आप ख़त्म करेंगे और ये एक बहुत सक्सेसफुल आपका वेंचर रहेगा। हमारा राजस्थान सरकार का, कांग्रेस के हमारे सभी साथियों का सहयोग हमेशा आपको मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बीच में क्योंकि मेरे से बात रह गई थी, पत्रकारों के लिए हमने, वैसे तो राजस्थान सरकार ने अनेक फैसले उनके हित के किए हैं, लेकिन हमने भी आरटीडीसी के माध्यम से 50% की छूट राजस्थान के पत्रकारों को दी है हमारी होटलों में रुकने के लिए। ये भी आपको जानकारी दे दूं तो आप आइए आरटीडीसी के होटल में, खाना खाइए, रुकिए, एंजॉय करिए, घूमिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं चाहूंगा आदरणीय भंवरलाल बैरवा जी, 2 शब्द आप राजस्थान डेली के लिए बोलें। एक नया चैनल जो राजस्थान की सेवा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आज से शुरू हो गया। जी, सबसे पहले तो आपको नया चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई। और जैसा सभी बता रहे हैं कि मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम होती है। सही जानकारी को सही लोगों तक पहुंचाना। मैं सरकार की बात करूं तो सरकार की योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाना, उनकी जानकारी सही से पहुंचे ताकि लोग जो है उसकी पात्रता रखते हैं तो वो उसका लाभ ले सकें। जी, कहीं किसी तरह की भ्रांतियां हो वो भी मीडिया के माध्यम से दूर करना, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते मीडिया की समाज में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारा इंडिया न्यूज़ चैनल जो है, वो इंडिया डेली जो चैनल है, वो इस और विशेष रूप से हम सब के लिए सहभागी होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका राजस्थान डेली के लिए। और तमाम माननीय जो मंच पर मौजूद है उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारा आपसे वादा है कि ये चैनल निर्भीक, निष्पक्ष, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ लोगों का पक्ष रखेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आरसी चौधरी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ राजेंद्र सेन जी, सदस्य ओबीसी आयोग, जो हमारे साथ इस विजन 2030 को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये कार्यक्रम यहाँ से आगे बढ़ेगा। और इन सब के बीच हमारे बीच भावना सैनी जी मौजूद है, जो मेंबर है समाज कल्याण बोर्ड की। स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस मंच पर। और अब कार्यक्रम यहाँ से आगे बढ़ेगा, बात होगी राजस्थान की, राजस्थान के मुद्दों की। मेरे सहयोगी विवेक चांडिल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका आपका। तो मैं यहाँ पर चाहूंगी मंच पर आरसी चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता है, आप कृपया करके मंच पर आइए। बहुत स्वागत है आपका। और साथ में राजेंद्र सेन जी, जो मेंबर है ओबीसी आयोग राजस्थान के, आपका भी स्वागत है। तो इंडिया डेली के साथ साथ राजस्थान डेली पर पहले आप मेहमान, आप दोनों, और आप दोनों से राजस्थान के विकास की बात, विजन 2030 की बात। और मैं चाहूंगा कि आप लोग माइक ले लें, मैं उसमें मदद कर देता हूं आपकी। आरसी चौधरी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। विजन 2030 क्या है, मुझे थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में बताइए, और बताइए कि 2030 का ही लक्ष्य क्यों, 2023 या 2028 क्यों नहीं? मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोग्रेसिव माइंड जो होता है जी, जिसे कुछ क्रिएटिव हो, कुछ विजन हो, वो एक लंबी दूरी के, छोटी दूरी के, कहीं ना कहीं वो टास्क तैयार करते हैं। निश्चित रूप से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव से पूर्व अपना घोषणा पत्र लेके आते हैं और 5 साल के लिए वो उनका घोषणा पत्र होता है और उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं।
लेकिन जब जनता का सतत आशीर्वाद मिलता है, जनता लगातार आप पे भरोसा करती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उपचुनाव के माध्यम से जब राजस्थान सरकार के अंदर उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस को आशीर्वाद मिला जी। इसी को लेके 2030 का एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने मिशन के तौर पे लिया। इसकी जो सहभागिता है वो राजस्थान के 3 करोड़ 33 लाख लोगों की एक बहुत बड़ा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी 8 करोड़ आबादी हो उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट है। और ये अभी रुका नहीं है, सतत है, वेबसाइट ओपन है, अपने लोग सुझाव दे रहे हैं। इसलिए राजस्थान के 8 करोड़ लोग चाहते हैं कि कैसा राजस्थान बने देश के अंदर। हर कोई अपने राज्य को देश के अंदर अग्रणी बनाना चाहता है, उसकी कोई भी विचारधारा हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, लेकिन ये विजन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस ने जो रखा है, उसके अंदर राजस्थान की जो लोगों की सहभागिता है, ये निश्चित रूप से उस मिशन को पूरा करेगी। मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, उसके बाद मैं राजेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। आपका एक बहुत मशहूर टैगलाइन है आपकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो कहा सो किया। ये बहुत राज्यों में इस्तेमाल होता है जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। तो आपने क्या कहा और क्या किया? देखिए, 2018 के अंदर हमने जो घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र को माननीय मुख्यमंत्री ने 27 दिसंबर 2018 को उसे सरकारी दस्तावेज का रूप दिया। सरकारी दस्तावेज बनाने के बाद में उन्हें उन तमाम विभागों के पास में भेजा जो जनता की अदालत में हमने भरोसा दिलाया था। प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार ने उस घोषणा पत्र को लेकर जनता की अदालत में लेखा जोखा रखा। आज हम 5 साल पूर्ण करने जा रहे हैं। हमने जो घोषणा पत्र बनाया उसके 98% जो वादे हैं हमने पूरे किए। 2% वादे 98% पूरे कर दिए जी। अच्छा, उसमें से जो 2% है उसके अंदर केंद्र की सरकार के कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ लीगली जो बाइंडेशंस हैं, उसके कारण पूरे नहीं हो पाए। हम चाहते हैं कि कोई भी मीडिया संस्थान, ये घोषणा पत्र चुनाव तक तो चर्चा होता है जी, लेकिन चुनाव के बाद में जब जनता की अदालत में पुणे जाना हो, तो हम चाहते हैं कि आप जैसे जो चैनल हैं, इंडिया डेली है जी, वो जब दंगल 2023 का होगा उसमें राजस्थान का घोषणा पत्र भी होगा और केंद्र का घोषणा पत्र भी होगा जी, और उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो जनता से वादे किए, इसलिए और बेहतरीन हो पाएगा, जनता की आवाज़ मुखर हो पाएगी। ठीक है चौधरी जी, वैसे भी जनता की आवाज़ ही सर्वोच्च आवाज़ होती है लोकतंत्र में। मैं राजेंद्र सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2030 को लेकर, चूंकि आप सदस्य हैं ओबीसी आयोग में, उसको लेकर क्या विजन है और फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या लेकर जा रहे हैं 2023 में? 2030 का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विजन है, वो सबसे बड़ा विजन ये है कि नोटबंदी जो इस भारत में हुई है उसके दुष्परिणाम से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और आज आम व्यक्ति अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा, नेसेसरी आवश्यकताएं पूरे नहीं कर पा रहा है। उन सभी को 2030 विजन में मद्देनजर रखते हुए 2030 विजन इस कांग्रेस का रहेगा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाएगा, व्यापारियों का व्यापार चलाया जाएगा और जो व्यक्ति घर में भूखा बैठा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा और गरीब बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किए और दूसरा, इस राजस्थान गवर्नमेंट ने इस बार ऐसा कोई समाज नहीं है जिसका बोर्ड और निगम नहीं बनाया हो। उन्होंने हर समाज हो का बोर्ड और निगम बनाया और उस समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान का काम राजस्थान सरकार ने किया है। इसके लिए इस मंच के माध्यम से, आपकी यूट्यूब के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है राजेंद्र जी। देश में पिछड़ों की बात, दलितों की बात, देश में गरीबों की बात हर कोई करता है, हर राजनीतिक पार्टी करती है। 1947 से हो रही है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज भी हो रही है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया तो भी बात हुई। तो इस राज्य में पिछले 5 साल में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए कितने काम हुए और क्या योजनाएं सरकार के पास? इस 5 साल में नहीं, जब से कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है जी,
इंदिरा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक अगर इस देश में इस पिछड़ों के लिए कोई हितैषी पार्टी है तो कांग्रेस है। उसने आदिवासियों का ध्यान रखा, उन्होंने पिछड़ों का ध्यान रखा और उन्होंने इतनी कल्याणकारी योजनाएं इन लोगों के लिए। आप इस सरकार में देख लीजिए, जितने भी पिछड़े समाज थे, चाहे वो नाई समाज हो, चाहे वो धोबी समाज हो, चाहे वो खाती समाज हो, चाहे वो और पिछड़े समाज हो, तेली समाज हो, कीर समाज हो, माड़ी समाज हो, सब समाजों के उत्थान और कल्याण के लिए बोर्ड गठित किया है और उस बोर्ड को बजट देंगे और वो बोर्ड उस समाज को उत्थान के लिए शैक्षणिक और सामाजिक और उत्थान करेंगे, राजनीतिक उत्थान करेंगे, उनमें चेयरमैन बनेंगे, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये मिशन 30 कांग्रेस का रहेगा। और दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमारी जो विपक्षी पार्टी है जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। वो कहते हैं मैं ओबीसी वर्ग का हूँ, लेकिन उन्होंने एक भी कल्याणकारी योजना आज तक ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए नहीं बनाई। मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी अगर उन्होंने बनाई हो तो मुझे बता दे। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी वर्ग जो 56% इस राजस्थान में निवास करता है जी, उसके विकास और उत्थान के लिए अगर चाहे वो धोबी समाज हो, चाहे वो खाती समाज हो, चाहे वो और पिछड़े समाज हो, तेली समाज हो, कीर समाज हो, माड़ी समाज हो, सब समाजों के उत्थान और कल्याण के लिए बोर्ड गठित किया है और उस बोर्ड को बजट देंगे और वो बोर्ड उस समाज को उत्थान के लिए शैक्षणिक और सामाजिक और उत्थान करेंगे, राजनीतिक उत्थान करेंगे, उनमें चेयरमैन बनेंगे, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये मिशन 30 कांग्रेस का रहेगा। और दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमारी जो विपक्षी पार्टी है जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। वो कहते हैं मैं ओबीसी वर्ग का हूँ, लेकिन उन्होंने एक भी कल्याणकारी योजना आज तक ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए नहीं बनाई। मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी अगर उन्होंने बनाई हो तो मुझे बता दे। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी वर्ग जो 56% इस राजस्थान में निवास करता है जी, उसके विकास और उत्थान के लिए अगर कभी पार्टी में काम हुआ तो इन 5 सालों में जो काम हुआ जो आज तक नहीं हुआ। आपने देखा होगा हर समाज का बोर्ड बना, हर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ये विजन माननीय अशोक गहलोत जी का रहा। तो राजेंद्र जी कहीं ऐसा तो नहीं कि 56% है इसलिए आप कह रहे हैं कि अब राज्य मंत्री का भी दर्जा देंगे और बाकी चीजें भी करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 56% तो पहले भी थे। अच्छा। आज से पहले भी थे जी, और आज से पहले भी सरकारें बनी हैं। ये विजन सिर्फ गरीब पिछड़ों को उत्थान का विजन है। जी ठीक है। मैं सर आपसे सवाल लेना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में रवायत रही है, जितने भी मित्र यहाँ पर मेरे बैठे हुए हैं ये मुझसे इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से, कि हर 5 साल में सत्ता बदलती। आपके पहले बीजेपी थी, उसके बाद आप आए और अब फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी आएगी। तो आप लोग इस बार, मैं सर आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ आरसी चौधरी जी, आप इस बार ये मानकर चल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा, ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग इस बार पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से आएंगे, और उसके रीज़न क्या है? आपने सही कहा कि राजस्थान में जो रिवायत बदलने का एक दौर चला, जो आपने जिक्र किया, इससे पहले भाजपा, उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले पुनः भाजपा। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी जो सरकार होती है, सरकार के खिलाफ में जनता का जो मैंडेट है या एंटी इनकम्बेंसी है, उसका कैसे पता चलता है? 2018 से पहले राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2 लोकसभा के चुनाव हुए, 1 विधानसभा का चुनाव हुआ। दोनों पे भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। 163 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 200 में से 25 सांसद थे। इसलिए जनता का जो आक्रोश है वो मत की पेटी से निकलता है। और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को जब उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव के अंदर 73 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सशक्त भूमिका निभाने की जनता ने जनादेश दिया। वो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक जनता की अदालत से नदारद रही। वैश्विक महामारी का दौर रहा, लंपी जैसी बीमारी रही। जब उपचुनाव हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 पे चली जाती है और एक रीजनल पार्टी है वो उसका स्थान ले लेती है। तो
हर कोई राजनीतिक दल अपने दावे करता है, लेकिन हमारे दावों के पीछे जनता का जो आशीर्वाद है वो ये बता रहा है कि अब राजस्थान के अंदर रिवायत नहीं रिवाज बदलेगा और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। और वो सरकार इसलिए बनेगी कि जनता को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता पूरे देश के अंदर जनता के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए एक नैरेटिव पेश कर रही है देश के अंदर। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही वो पद यात्रा थी, मन की बात नहीं थी, उसमें जन की बात सुनाई, जनता के मुद्दों पर चर्चा हुई, 12 राज्यों में अलग अलग जगह प्रेस वार्ता की और जनता के जो मुद्दे निकल के आए जी वो डिस्कोर्स पूरे नेशन के अंदर तैयार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए राजस्थान एक भाईचारे की, प्रेम की, सौहार्द की जगह है। यहाँ पे नफरत का कोई स्थान नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब है। इसलिए नफरत और विभाजन की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप और हम सब ने देखा कि संसद के अंदर एक सांसद महोदय ने दूसरे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद जो थे उन्होंने किस प्रकार से जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। मैं उन भाषा का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकता, उन्हें यहाँ पे प्रभारी बना के भेजा जाता है। राजस्थान को विभाजन करने का जो प्रयास किया जाता है वो राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अब की बार रिवायत नहीं रिवाज बदलेगा और पुनः 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, आप कह रहे हैं कि अब की बार रिवायत नहीं रिवाज बदलेगा और अब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। हर पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है, आप लोगों ने भी कराया होगा। आप विजन 2030 लेकर चल रहे हैं, 2023 में कितनी सीटें एंटिसिपेट कर रहे हैं आप लोग? माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने संकल्प रखा 156 का, उन्होंने कहा 156 प्लस। वो क्यों रखा? क्योंकि जब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे 98 से पहले जी, तो कांग्रेस पार्टी 153 सीट्स के साथ में आई थी, फिर 3 हमने बाई इलेक्शंस में जीती। तो 156 का जो टारगेट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए बना। तो उनका संकल्प 156 प्लस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 163 प्लस करती है। क्योंकि मैं एक पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीट लेके आई है राजस्थान के अंदर जी। हम उसके जो अचीवमेंट है उसको ब्रेक करेंगे और इसलिए करेंगे कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है जो हर बूथ पे, अभी माननीय डोटासरा जी और रंधावा जी ने प्रदेश के हर बूथ से, जो बूथ का हमारा इकाई का अध्यक्ष है वो आया, जिसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने और पूर्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज हर घर में जाके दस्तक दे सकता है, क्योंकि उस घर के हर व्यक्ति को राजस्थान की सरकार की योजना से कहीं ना कहीं हमने लाभान्वित किया। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी स्वास्थ्य को लेकर थी। अगर किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अगर जयपुर रेफर कर दिया जाता तो उसके मन में कहीं ये संकल्प रहता था कि कहीं मेरे आभूषण बिक जाएंगे, जमीन बिक जाएगी। जो रिश्तेदार थे वो ये कहते थे कि अपन इतना पैसा ना खर्च करें, क्योंकि पीछे जो बच्चे हैं वो कैसे सर्वाइवल करेंगे। अगर इससे मुक्ति कोई देश के अंदर देने वाला अगर कोई काम किया है तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। जो 25 लाख का जो बीमा दिया है वो देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं, और यहाँ पे जितने हमारे बीमित जो लोग हैं वो भी किसी देश के अन्य राज्य में नहीं, और ना ही मुझे लगता है ये दुनिया के किसी देश के अंदर ऐसी एक योजना होगी। जी राजेंद्र जी, चूंकि आपने जैसा जिक्र किया और मेरी जानकारी में भी है कि इस राज्य में 56% लगभग ओबीसी आबादी है, तो ओबीसी आबादी का क्या आप लोगों को इतना सपोर्ट है कि आप टारगेट 156 अचीव कर पाएं और विजन 2030 को साकार कर पाएं? 100% 56% ओबीसी और मिशन 156 जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है जी। वो 56% आबादी एकजुट होकर के मिलकर के और विकास कार्यों को देखते हुए पूरी जनता जी उनको वोट देगी और मिशन 156 माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा होगा। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ सरकार रिपीट होगी और 156 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की इस राजस्थान में आएगी। आपने देखा होगा जो विपक्ष हमारे साथ है जी, अभी इन्होंने महिला बिल पेश किया, महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल पेश किया। उस महिला आरक्षण बिल अभी की तत्काल जो जनसंख्या उसके आधार पर भी अभी भी लागू कर सकते थे, बहुमत है उनके पास, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। दूसरी बात, उन्होंने महिला आरक्षण में भी ओबीसी के प्रधानमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण दिया ही नहीं, जो कि एक बहुत ही असामान्य बात है कि ओबीसी का प्रधानमंत्री होते हुए जब वो खुले मंच से कहते हैं कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं, और जहां ओबीसी के वोट लेने की बात होती है तो लंबे लंबे भाषण वो देते हैं आकर के राजस्थान में कि ओबीसी के लोगों आप मुझे वोट दो। आपने देखा 2018 में राहुल गांधी जी ने एक अधिवेशन किया था दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में। जी। राहुल गांधी जी ने
उसमें पूरे देश ओबीसी के लोग वहाँ पहुँचे थे। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ओबीसी के लोगों आप एक हो जाओ, सत्ता की चाबी मैं तुम्हें दूंगा। 2018 का जब चुनाव हुआ जी, तो राजस्थान में ओबीसी के लोग आए और गांव-गांव ढाणी ढाणी जा करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई और राहुल गांधी जी ने ओबीसी के वादे को निभाया और हमारे ही वर्ग के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया। वो आदमी होता जो कहते हैं वो करते, वो कांग्रेस है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, फर्क है। आपने कहा कि जो कहा सो किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मानगढ़ धाम में एक सम्मेलन में पहुंचे थे। ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने का वादा किया था। मूल ओबीसी के लिए 6% आरक्षण की घोषणा की थी। इस दिशा में कितना काम हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी से लंबे समय से जी, मैं खुद ओबीसी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ एआईसीसी में। मैं लंबे समय से, और मेरे साथीगण जितने भी बैठे हैं मेरे साथ आए, हम लंबे समय से ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे थे कि 21 से 27% आरक्षण किया जाए और जातिगत जनगणना की जाए। ये दो मांग हमारी लंबे समय से चल रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और 21 से 27% आरक्षण ओबीसी को दिया और जातिगत जनगणना की बात भी उन्होंने कही और जातिगत जनगणना भी राजस्थान में कराई जाएगी। इससे हर आदमी को, हर जाति को, हर व्यक्ति को ये पता लग जाएगा कि उसकी कितनी संख्या है। और कांग्रेस का एक मिशन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी सत्ता और संगठन में मिलेगी। ये कांग्रेस का 2030 का मिशन है जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। ठीक है, मैं अब चाहूंगा कि आप 2 शब्द राजस्थान डेली के लिए बोले। आज से नया यूट्यूब चैनल हमारा लॉन्च हो गया है जो आपके मुद्दों के लिए, आप लोगों के लिए और आपके सरोकार के लिए होगा। तो 2 शब्द मैं चाहूंगा राजस्थान डेली के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो राजस्थान डेली परिवार को हम शुभकामनाएं देते हैं कि राजस्थान के अंदर अतिथि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाना जाता है। तो हम पूरी टीम का, पूरे परिवार का आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये जो टीम राजस्थान की जनता से उम्मीद करती है, मुझे लगता है कि उनका भरोसा और उनका प्यार उससे ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। और राजस्थान जो डेली है वो एक जनता की आवाज़ बन के लोकतंत्र की चौथे भूमिका का निर्वहन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। असीम प्यार, असीम मुद्दों के साथ में और जवाबदेही के साथ में जनता है वो आतुर है इसका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। राजेंद्र जी, आपके 2 शब्द। डेली न्यूज चैनल जो आपका आज लॉन्च हुआ, उसके उच्च उज्जवल भविष्य की मंगल कामना हम करते हैं कि आपका चैनल दिन दुना रात चौगुना चले। और हमारे आपने जो मनोहर बिश्नोई जी को जो बनाया है, ये लंबे समय से दिल्ली में भी ये कांग्रेस की उसमें देखा करते थे और मैं कई बार मिला हूँ। आपने बहुत बढ़िया व्यक्ति को आपने चुना है जो राजस्थान के बारे में, पूरे प्रदेश कोने कोने के बारे में जानता है। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपका चैनल लोकतंत्र की रक्षा के लिए और निष्पक्ष विचार देने के लिए अगर रहेगा तो दिन दुनी और रात चौगनी पड़ेगा। ये मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत को आगे बढ़ाने। और मैं चाहूंगी हमारे अतिथि इस वक्त मंच पर ही मौजूद रहे क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, राजस्थान के विषयों पर चर्चा हुई और साथ ही यहाँ पर बात की गई राजस्थान के ब्यूरो चीफ मनोहर बिश्नोई जी की, जो राजस्थान के मुद्दों को उठा रहे हैं इंडिया डेली लाइव के माध्यम से। मैं चाहूंगी आप मंच पर आइए और हमारे अतिथियों को सम्मानित करके इस मंच का मान बढ़ाइए। जोरदार तालियां हो जाए। मेरा निवेदन होगा कि आप मंच पर मौजूद रहे क्योंकि आज यहाँ पर जिस तरह से परिचर्चा की गई है और आप लोग यहाँ पर शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मनोहर बिश्नोई जी को मैं इस चीज़ से आमंत्रित करूँगी कि आप वोट ऑफ थैंक्स करें।
इंडिया दिल्ली के इस आज के कॉन्क्लेव में आप सभी पधारे, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। ख़ास तौर से जो हमारे विशेष मेहमान थे, नाम लेना चाहूँगा धर्मेंद्र राठौर जी हो, राजीव अरोड़ा जी हो, शर्मा जी हो, सीताराम लांबा जी हो, पवन गोदारा जी हो, हमारे सामने पहले आशीष चौधरी साहब हो, सैन है, बाबूलाल जी है, सुरेश जी है, तमाम जो हमारे साथी युवा सबका शुक्रिया। ख़ास तौर से मैं मेरे जो यहाँ दिल्ली से बता उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये मौका दिया कि इस प्रोग्राम को इस तरीके से किया जाए और राजस्थान में जयपुर में किया जाए। विवेक सर, धीरज सर, तमाम जो जयपुर से दिल्ली से पहुंची हुई टीम है, सोनिका सिंह हमारे जो स्टार एंकर हैं उनका, और तमाम जो दिल्ली के पधारे हमारे सबसे सीनियर एडिटर इन चीफ शमशेर सिंह जी का मैं खास तौर से धन्यवाद करूंगा कि मुझे इस चैनल में मौका दिया, और इस चैनल में मौका देने के साथ ऐसे प्रोग्राम करवाने के लिए आपने हमें मार्गदर्शन दिया। और ये आज मार्गदर्शन के बाद में जो प्रोग्राम सफल हुआ है, आप तमाम लोगों की उपस्थिति और आपके यहाँ पर आने के बाद में हुआ है, और इसी तरीके से आप साथ बनाए रखिए। और जिस तरीके से अभी राजस्थान डेली चैनल लॉन्च हुआ है, उसको भी इसी तरीके से आप विश्वास और मार्गदर्शन देते रहिएगा, सुझाव देते रहिएगा, और जहाँ पर आपको लगे वहाँ पर हमें बताइए कि ये यहाँ पर आपको अच्छा करना है। और पत्रकारिता के लिए हम आपको कहना चाहेंगे कि ये दौर जो चल रहा है उसमें हम पत्रकारिता करेंगे, और जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने कहा कि जो चुनौती है पत्रकारिता की, उसको हम स्वीकार करते हैं और उस पर हम आप सभी की जो भावना है उस पर खरे उतरेंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। और आप सब यहाँ पर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू, शुक्रिया। तो जयपुर की ऐतिहासिक धरती पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिया डे लाइव के माध्यम से यहाँ पर किया गया, जिसमें हमने राजस्थान के मुद्दों पर राजस्थान के तमाम नेताओं से, यहाँ के लोगों से ही बातचीत की है। और अब इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन हो चुका है। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप बाहर जाकर के चाय ले सकते हैं, आपको जो भी चाहिए बाहर आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप सभी का मौजूद रहने के लिए।